आईएएस आईपीएस बनने के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स अपने आप को काफी तपाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। आईएएस बनने के बाद मान सम्मान रुतबा सब कुछ मिलता है, लेकिन हमने ऐसे भी बीते वक्त में उदाहरण देखे हैं जब वो तपस्या करने के बाद कई साल उस सर्विस को देने के बाद उस नौकरी को ठुकरा भी देते हैं, क्योंकि शायद मोह भंग हो जाता है या फिर पब्लिक सर्विस में सर्व करने का एक दूसरा रास्ता खोज लिया जाता है। मंच पर जो हमारे आज के मेहमान हैं, उन्होंने भी 7 साल आईएएस के तौर पर काम किया, देश सेवा की, लेकिन 7 साल बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो और सर्विस नहीं करना चाहते। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट में अपनी सर्विस को त्याग दिया और फिर अब कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। मंच पर स्वागत करते हैं फॉर्मर आईएएस और अब कांग्रेसमैन कन्नन गोपीनाथन का। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। थैंक यू। कन्नन जी, सबसे पहली बात यही कि ये जो आईएएस बनने का सपना था, ये हमेशा से था या फिर पहले कुछ और था? क्योंकि मैं आपकी कई बातचीत सुन रही थी, उसमें आप कह रहे थे सपना तो था साइंटिस्ट बनने का, तो फिर ये आईएएस की तरफ दिशा कहाँ से घूम जाती है? सबसे पहले सॉरी जिनको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ ठीक है। तो आईएएस बनने का सपना तो ऐसा नहीं था कि बचपन से आईएएस बनना है, या फिर नॉर्मल लाइफस्टाइल वही है कि पढ़ाई करो अच्छे से, इंजीनियरिंग करो, शादी करो, सेटल हो जाओ, घर खरीद लो, बस यही नॉर्मल यही रास्ता था और वही हमने भी किया। उस वक्त पर साइंस के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थे, तो साइंटिस्ट बनने का इच्छा था। तो इंजीनियरिंग किया बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद मोटरोला सेमीकंडक्टर्स और फ्री स्केल सेमीकंडक्टर्स उसमें काम किया 4 साल वीएलएसए डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे। और जब यहाँ पे आए, नोएडा में ही आए बल्कि काम करने के लिए, यहाँ सेक्टर फिल्म सिटी में ही था हमारे ऑफिस जब थे, तो वहाँ काम करने आए और सेक्टर 15 में हम रहते थे। तो वहाँ देखे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं कूड़ा बिनने के लिए आते थे। वो जुग्गी में रहते हैं, वो ड्रेन है उसके बगल में ही, वो ड्रेन में पूरा एक जुग्गी रहता है और वहाँ बच्चे कूड़ा बिनने के लिए आते थे। और या फिर अगर अट्टा मार्केट आए तो बच्चे मिलते हैं आपको जो बोलते हैं कि भैया दीदी को फूल दे दो, या मतलब उस तरीके के बच्चे आप दिखते हैं डेली। तो उस वक्त यह है कि बच्चे स्कूल में क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हम प्राइवेट नौकरी कर रहे थे उस वक्त। तो उसी दौरान कुछ लोग, 1-2 दिन लोग और मिले जो उन बच्चों के साथ एंगेज कर रहे थे। सैटरडे संडे को उनको कुछ पढ़ा रहे थे या ABCD कुछ टॉफ़ी दे रहे थे, एंगेज कर रहे थे उनके साथ। तो उनके साथ मैं भी जुड़ गया इधर। और उस दौरान हमें ये लगा कि हफ्ते में एक बार जाके पढ़ाने से कुछ होगा नहीं, तो हमें हर दिन करना पड़ेगा। तो हमने हर दिन पढ़ाना शुरू किया। तो नौकरी करता था, फिर शाम को जाता था, बच्चों को पढ़ाते थे। ये कंटिन्यूस रहा कुछ टाइम के बाद। फिर हम अट्टा मार्केट में शुरू किया। वहाँ पे मेरी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई, मतलब वो भी ऐसे वॉलंटियरिंग करने के लिए आए थे। वो भी अपने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती थी और वहाँ आए और हम मिले और हमारी शादी हो गई। पर अट्टा मार्केट के जो प्रोजेक्ट जो हमने लिया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बच्चे एक हफ्ते नोएडा में आते थे और अगले हफ्ते वो शायद गुड़गांव जाते थे कोई मॉल में, या फिर कहीं गाजियाबाद जाते थे। तो हम भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हुए। तो उनका ये कहना था कि मेरी वाइफ के शी सेड कि सिस्टम के अंदर जाते हैं, ये बाहर NGO ये सब इससे कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। इससे बेहतर है कि हम सिस्टम के अंदर जाके कुछ करें, तब जाके कुछ फ़र्क दिखेगा। तो उन्होंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जिस शादी के तुरंत बाद ही। तो मुझे भी लगा कि मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ, मतलब डेटिंग के लिए ही सही, चले जाता हूँ साथ में। तो साथ में गया और वहाँ आके जब उद्देश्य अलग था तब आपका। उद्देश्य ऐसा नहीं था, शादी हो चुका था। तो पर तब ये था कि साथ में थोड़ा टाइम मिलेंगे, क्योंकि अभी क्या है, जॉब कर रहे थे, फिर वो कोचिंग के लिए जा रहे थे, तो मतलब साथ में टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। मुझे लगा चला जाता हूँ, एनीवे आई हैड टाइम। तो साथ में गया और जब प्रिलिमिनरी क्लियर हुआ, मैं पढ़ाई सीरियसली लिया। मतलब वहाँ जाके एक बार पढ़ना शुरू किया तो मैं पढ़ाई को सीरियसली लिया। तो मैं अभी भी मस्ती में उसको बोलता हूँ कि मैं पढ़ाई सीरियसली लिया और तुमने डेटिंग सीरियसली लिया। तो ऐसे ही हुआ। और जब मेरा प्री क्लियर हुआ और मेंस का रिजल्ट आया, तब तक नौकरी कर रहे थे, एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट टाइप ही था। तो फिर शी सेड कि आप वाई डोंट यू गिव इट अ फुल ट्राई, तो एक बार पूरा इसको ट्राई करो और नौकरी छोड़ दो। तो ऐसा नहीं है कि आईएएस पहली नौकरी है जो छोड़ रहा है, आईएएस के लिए भी एक नौकरी छोड़ी थी। तो उस वक्त हमने 2011, मुझे याद है कि 2011 अप्रैल में नौकरी छोड़े थे और उसी वाला एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो आईएएस बनना सपना नहीं था ये, मैं बल्कि जो एस्पिरेंट्स है, मेरा मतलब रिक्वेस्ट भी यही है कि आईएएस एक जरिया है, एक मीन्स है।
या कोई भी सर्विस, मतलब अब मैं मान लीजिए कि वहाँ पहुँचना मतलब उसके बाद बैठ जाना या फिर वो बनना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके आपकी पूरी लाइफ उस बनने के बाद शुरू होती है। तो 22 साल में, 23 साल में, 24 साल में, जो भी साल आप बन जाते हो, 25 साल में बन जाते हो, उसके बाद तो आपकी लाइफ शुरू होती है। तो आईएएस बनना सपना नहीं था, आईएएस बन के कुछ करना, उसके बाद क्या कर सकता हूँ वो ज़रूर वो था। और उसी इसमें जितना काम कर सकता है वैसे ही काम किया भी। नहीं, लेकिन जब आप आए आपने कहा कि कुछ करना सपना था। क्या सोचा था कि अब आईएएस बन गया हूँ, अब क्या करने वाला हूँ? क्या उद्देश्य था? जो भी पॉसिबल है, मतलब सबसे पहली बात तो पहले दिल्ली में था, ट्रेनिंग किया, एसडीएम साकेत रहा और फिर यहाँ से मिज़ोरम गया। तो मिज़ोरम गया तो ऐसे थे, वो पूछ रहे थे, अगमुट काडर के थे हम लोग, तो उन्होंने पूछा कि क्या, मेरा साउथ का कोई काडर प्रेफरेंस भी नहीं था उस वक्त, बल्कि मिल जाते, पर मेरा प्रेफरेंस ऐसे ही नॉर्थ का ही था। तो वहाँ गया, मिज़ोरम गया, तो ना लैंग्वेज आता है आपको, कंप्लीटली एलियन है ना। जो नाथियाल करके एक म्यांमार बॉर्डर पे एक सब डिवीज़न है, वहाँ गया। आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि टीवी नहीं था उस वक्त उधर, जो एसडीएम के बंगला नहीं था, कोई घर नहीं था। सर्किट हाउस में रुके हुए थे, ना टीवी, ना इंटरनेट, ना न्यूज़पेपर आ रहा है, कुछ भी नहीं, और आपको भाषा भी नहीं आता। बाकी सही सारे काडर में क्या होता है कि आपको भाषा सिखा के भेजते हैं। हमारे काडर में जो अगमुट काडर है उसमें भाषा नहीं सिखाते, तो आपको भेजा जाता है। तो आप बिल्कुल वहाँ आउट ऑफ प्लेस फील हो रहे थे। वहाँ धीरे धीरे जब बात करने लगे, लोगों से समझने लग गया कि वहाँ की क्या ज़रूरत है। तो एक बार किसी एक सीनियर ने मुझे कहा था कि कनन, दो तरीके का काम होता है सर्विस में, एक तो गवर्नमेंट्स वर्क और दूसरा पब्लिक वर्क, पीपल्स वर्क। तो इसमें गवर्नमेंट्स वर्क जो है आपको गवर्नमेंट करवाएंगे, मान लीजिए रोड सड़क बनवाना है या फिर आपको मतलब एंटी इंक्रोचमेंट कुछ करना है, ये सारा काम तो आपको करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आपसे करवाएंगे। पर पीपल्स वर्क क्या है, ये छोटे, अगर नोएडा में ही अगर पूछेंगे, आपकी प्रायोरिटीज शायद हो सकते हैं डिफरेंट होंगे सरकार की प्रायोरिटीज से। तो आप चाहेंगे कि शायद बाहर की जो बहुत सारे है ये चीज़ निकल जाए, थोड़ा स्पेस मिल जाए, पर ये सरकार की प्रायोरिटी में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो इंट्रैक्शन नहीं होता। तो ये एक चीज़ एक सीनियर ऑफिसर ने मुझे बताया था, तो वो बहुत मुझे लगता है काम आया कि वेदर आई वांट टू डू गवर्नमेंट्स वर्क और पीपल्स वर्क वाला जो कंसेप्ट है। तो वहाँ जब पता चला तो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट थी कि नाथियाल में एटीएम नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे सैनिटेशन मतलब एसेंशियली जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का कुछ वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोगों से निकल के आए, और वहाँ से आईएएस जो 3 लेटर है वो यूज़ करके आप कितना कुछ कर सकते हैं वो भी वहाँ से सीखा। मतलब एक लेटर लिखने से ही काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती थी। तो वो जो पावर है टू यूज़ इट फॉर समबडी एल्स, किसी जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो काम करने के लिए, कितना ज़्यादा आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। आपको जो इन्फ्लुएंस जो है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो इतना बढ़ाता है। व्यक्ति तो मैं वही था आईएएस से पहले भी, पर मेरा लिखने से कोई जवाब नहीं देता कोई, पर वही चीज़ एक एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लिख रहे तो कोई उसका जवाब दे रहे, कोई उसका एक इंपॉर्टेंस दे रहे। तो काम तो बहुत कुछ करने का अपॉर्चुनिटीज 100% है आईएएस में। आज भी मैं वही मानता हूँ, मोहभंग होके नहीं निकला हूँ। जब रिजिग्नेशन भी वो उसलिए नहीं था कि 370 के खिलाफ है, नहीं, 370 जो निर्णय है वो सरकार जो लेना है ले, पर मेरा एक बहुत ज़्यादा क्लियर कंसेप्ट था कि हम अपने नागरिकों के जो अधिकार है वो इस तरीके से कुचल नहीं सकते। जो जिनका भी हो, चाहे केरला से हो, चाहे मणिपुर से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे कश्मीर से हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप महीनों तक एक पूरा प्रदेश को बंद कर रखेंगे, आप वहाँ के लोगों को फ़ोन बात करने का मौका नहीं देंगे, फ़ोन बंद कर देंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देंगे, सारे लीडर्स को अंदर कर देंगे, यूथ के सब बंद कर देंगे, कोई फंक्शनिंग एक स्टेट, और ऐसे महीनों तक अगर चले तो उसका कुछ तो डेमोक्रेटिक रिएक्शन होना चाहिए ना, एक लोकतंत्र होने मन में चल रहा था आपके उस वक्त? नहीं, मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा था। मुझे लगा था कि इसके बारे में लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कई सारे ये भी था कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी ना होते हैं, जुडिशरी होते हैं, मीडिया होते हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सिविल सोसाइटी होते हैं, तो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? जुडिशरी का उस वक्त ये कहना था कि आप क्यों कश्मीर जाना चाहते हैं। कोई पूछ रहा था तो कि कश्मीर जाना, आप क्यों कश्मीर जाना चाहते हैं? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने शायद सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त एफिडेविट दे दिया था कि सरकार ने हमारे ऊपर जो भी पाबंदियां लगाए हुए, रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, वो हमें मंजूर है। तो मीडिया कह रहे हैं कि हम सरकार जो कह रहे हैं उसी हिसाब से हम लिखेंगे। तो इस तरीके से तो फिर पूरा स्टेट ही सरेंडर हो गया ना उस वक्त। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट है, देश हित में है, और सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम जो कुछ करने वाले हैं वो देश हित में है,
इसलिए कोई भी अगर उसके अगेंस्ट बोलेंगे वो देशद्रोही हो जाएगा, तो वो कंसेप्ट मुझे बिल्कुल ही सही नहीं लगा था। उस वक्त मुझे लगा कि चाहे आधे घंटे के लिए सही, बल्कि जब रेजिग्नेशन डाला था तो बहुत लोगों ने बोला तुम बहुत बेवकूफ़ी कर रहे हो, आधे घंटे के लिए बात करेंगे उसके बाद कोई पूछेगा भी नहीं तुम कहाँ पे हो, मतलब। तो मैं उस वक्त भी यही जवाब दिया था, शायद आधे घंटा ही सही, पर ये बात करना जरूरी है कि हम गलत कर रहे हैं। 370 हटा रहे नहीं हटा रहे वो नहीं है मुद्दा। 370 किस तरीके से आप वहाँ के उसको हटाने के लिए आपने किस तरीके से एक जनता को बंदी बना के रखा है, वो उस वक्त रखा था, वो गलत है। और वो गलत है, वो बोलना ज़रूरी है। अगर हम लोकतंत्र है ऐसे हम मानते हैं तो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं समझता हूँ कि सबकी जिम्मेदारी है बोलना कि वो गलत है। कम से कम इतना तो माने कि वो गलत है, हमने गलत किया था। बस इसीलिए मुझे लगा कि रिज़ाइन करना है। और सर्विस में रहते हुए बोलने का मुझे उतना, क्योंकि क्या है, आप फिर ना जनता के काम आएंगे ना खुद का काम आएंगे। मतलब हर तीसरा दिन ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप किसी को कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते कुछ, और खुद का भी लाइफ में कोई वो नहीं है। तो इसलिए मुझे बेटर ये लगा कि मैं रिज़ाइन करूं और अपनी बात रखूं खुल के। लेकिन क्या बदला आपके रेजिग्नेशन से, क्या लगता है क्या बदला? नहीं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदलते हैं, है ना। कई सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक सीड होती है, तो वो सीड आज नहीं तो कल उसका रियलाइजेशन होता है। अभी आज हम इमरजेंसी के दौर में कभी बोलते हैं कि एक न्यूज़पेपर ने पूरा ब्लैंक छाप दिया था, क्या बदला था उससे? कुछ बदला नहीं है, पर वो एक इंस्पिरेशन होता है आगे के लिए कि जिनको लगता है कि हाँ ऐसे भी लोग थे उस वक्त, और लड़ना क्यों जरूरी है जब आपको लगता है कि गलत है। गलत या सही के लिए खड़े होने की जरूरत क्यों है, वो एक इंस्पिरेशन होते हैं। आप अकेले जाके उस वक्त कुछ बदल सकता है, वो ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएटली बदल सकते, पर कहीं ना कहीं तो आप शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं तो आप स्टैंड करेंगे। तो वो शुरुआत में समझता हूँ कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। कई बार आप सो रहे होते हैं ना, तो एक हल्का सा एक पिंच होना जरूरी होता है। हल्का सा पिंच पे थोड़ा सा लगता है कि अरे क्या हो गया ये, तो वो क्या हो गया के बाद भी आप सो सकते हैं कि सो जाए। ऐसी ही बातें बोलकर शाह फैसल ने भी रेजिग्नेशन दिया था, आईएएस ऑफिसर शाह फैसल ने, लेकिन आज वो सरकार के साथ काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो पर्सनल है ना, वो उनके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा नहीं, वापस आने के लिए तो उन्होंने बोला ही है सर, वापस लौटने के लिए। तो मेरा पर क्लियर था कि जब मुझे लगता है कि जिस दिशा में मैं चाहता हूं कि भारत जाए, मेरा देश जाए, उस दिशा में नहीं जा रहे, सरकार उस दिशा में नहीं लेके जा रहे, तो उस सरकार के साथ काम करने का मुझे उतना, मतलब देखिए आपको कहीं जाना है, आप एक बस में बैठे हो और बैठने के बाद आपको लग गया कि ये बस कहीं और जा रहा है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है कि हाँ जहाँ बस लेके जा रहे हैं वहीं चले, या फिर आप उतर के दूसरा बस नहीं भी है तो पैदल ही चले जाए, क्योंकि आपको जिस दिशा में जाना है वहाँ जाना है ना। और आप, मेरे लिए ये क्लियर था कि सिटीजन्स राइट्स, जो नागरिक का अधिकार है, बहुत बहुत ज़्यादा मैं इसको वैल्यू करता हूँ। हम कभी नागरिक नहीं थे, हम हमेशा से प्रजा थे। अच्छे राजे हुए, मतलब बहुत बुरे राजा हुआ है, चाहे कोई सदियों से, सेंचुरी से आप ले लीजिए, राजा कहीं आए, हमें कुछ पसंद है कुछ नहीं पसंद है, कल कोई पसंद था आज कल कोई और पसंद होंगे, पर हम हमेशा प्रजा रहे। हमने ये नहीं बोला कि ये राजा हमें पसंद नहीं है इसलिए हम हटा देंगे, नहीं। हमने कभी सवाल नहीं पूछे, किसी ने रास्ता बनाया, किसी ने कुछ दे दिया, यस हमने हाथ में लिया है। प्रजा से जो नागरिक बना, वो इंडिपेंडेंस के दौरान हमने जो सवाल पूछने का बहुत मुश्किल से आया हमारे अंदर, एक कलेक्टिव की सत्ता से हम सवाल पूछ सकता है, जो ऊपर बैठे हैं उनसे हम पूछ सकते हैं, उनसे जवाब हम मांग सकते हैं, जो कलेक्टिवली, चाहे वो लाठी क्यों ना बरसाए फिर भी हमें मांगना चाहिए। ये एक सवाल पूछने का या अधिकार, ये हमारे अधिकार है, ये चीज़ बहुत मुश्किल से हमारे अंदर आया है। और वहाँ से फिर वापस सवाल पूछेंगे तो आपको नाम लिया जाएगा, मतलब जिस तरीके से आपको, मतलब मुसलमान है तो आतंकवादी, क्रिश्चियन है तो राइस बैग कन्वर्ट, सिख है तो खलिस्तानी, मतलब पढ़ा लिखा अर्बन है तो अर्बन नक्सली, जंगल से आता है तो नक्सली, तो सबको एक नाम दे दो और उसके बाद बोलो कि नाम देने के बाद क्या है, फिर आपकी मुद्दे से तो बात ही नहीं करना है ना, आप तो है ही ऐसे, तो आप तो ऐसे ही बात करेंगे, तो आपसे आप जो भी मुद्दा रेज कर रहे हो उसमें हमें बात करना ही नहीं है, क्योंकि हमने आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दिया। तो आप किसी का अगर वॉइस साइलेंट करना है, आप किसी का शब्द आपको एकदम मिटा देना है, तो मुंह दबाने की जरूरत नहीं है, उसकी विश्वसनीयता, उसका क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो ना, तो फिर उसकी बात ही आप सुनने का, क्योंकि पागल है बोलेंगे कि पागल चिल्ला रहे उधर। तो ये जो नाम देके सबको, जो सवाल उठा रहे हैं उन सबको नाम देके एक बार इस तरीके का ये किया, वो मुझे मतलब बिल्कुल ही लगा कि इस तरीके से नागरिक जो अधिकार है वहाँ से वापस, ये वो भी हुआ। सर्विसेज में हम क्या कर रहे थे, एसेंशियली वी आर डूइंग सर्विस डिलीवरी, है ना, डिलीवरी इन द सेंस टॉयलेट बनाना है, या मान लीजिए गैस सिलेंडर देना है, ये सब सर्विस डिलीवरी के पार्ट में आता है। पर सर्विस डिलीवरी इज वन पार्ट ऑफ इट, ऑफ गवर्नेंस।
दूसरी पार्ट इज टू एनेबल द सिटीजन्स टू आस्क क्वेश्चंस, एनेबल द सिटीजन, एम्पावर द सिटीजन। जो नागरिक का जो अधिकार है उसको बड़ा करना। अगर आज वो सपना देख सकता है कि मैं साइकिल खरीद सकता हूँ, कल उसका सपना होना चाहिए कि मैं जहाज पे जा सकता हूँ या फिर मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ। तो उसका वो सपना अगर पूरा नहीं कर पा रहे सरकार, तो सरकार से ही सवाल पूछने का जो अधिकार है वो जनता का है, उसको बढ़ावा देना। तो एम्पावरिंग सिटीजन इज इक्वली एन इंपॉर्टेंट थिंग जो सरकार के है। वहां से हट के हम सिलेंडर देंगे, पर अगर उसको भरने का पैसा तुम्हारे पास नहीं है और दाम बढ़ गया सिलेंडर का, तो तुम पूछ नहीं सकते। हमने सिलेंडर दिया ना, चुप रहो। टॉयलेट दिया, पानी नहीं आ रहा है टॉयलेट में, तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, पर पानी के लिए नहीं पूछ नहीं सकते, क्योंकि पानी के लिए तो पूछना पड़ेगा ना, नागरिक बनना पड़ेगा पूछने के लिए। ये टॉयलेट लेने के लिए प्रजा होना जरूरी है, काफी है। 10,000 रुपये दे रहे, 10,000 रुपये प्रजा होना काफी है, ले लीजिए, है ना। पर उसके आगे क्या, तभी तो पूछने का है ना। तो वो अधिकार हम 2014 से मैंने जो नोटिस किया, मेरा बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी यही है कि हम वापस नागरिक से प्रजा के एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो कि सब कुछ सही करेगा। हम लोग सब नीचे बैठ के बस जो वो देंगे हम हमारे ऊपर बरसाएंगे, हम लेते रहेंगे। ये एक बहुत डेंजरस सा चेंज हुआ है। दोनों चेंज है, मतलब एक तो ये है, और दूसरा चेंज ऑफ कोर्स एक, जैसे मेरा जो एनालिसिस है जो भारत में चल रहा है, वो दो चीज़ें हैं। एक, मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है सदियों से जो आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं रीनेगोशिएट हो रहा है कि मेजोरिटी इस तरीके से बिहेव करेंगे माइनॉरिटी के साथ, और माइनॉरिटी को इसी तरीके से बिहेव करना है। मतलब एक हायरार्किकल रिलेशनशिप डेवलप किया जा रहा है। और दूसरा जो है स्टेट और सिटीजन के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसको भी कहीं ना कहीं रीनेगोशिएट हो रहा है। ये दो फोर्सेस बहुत स्ट्रांगली चल रहा है। तो इसमें वापस, मतलब जो स्टेट और सिटीजन में समझता हूँ ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि स्टेट वेरी पावरफुल और स्टेट मेजोरिटी के साथ हमेशा साथ ले सकते हैं, देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये स्टेट और सिटीजन की रिलेशनशिप वापस नागरिक और जो गवर्नमेंट है, उनकी चुने हुए गवर्नमेंट है, उसी डायरेक्शन में जाना जरूरी है। 2019 में जब आपने रेजिग्नेशन दिया, वो रेजिग्नेशन आज तक भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। हाँ जी। या तो रेजिग्नेशन तब एक्सेप्ट नहीं होता जब आपको परेशान करना हो, या फिर आपसे प्यार ज्यादा हो। सरकार को आपसे प्यार ज्यादा है क्या? पर सरकार की प्यार से मैं परेशान हूँ तो ये प्रॉब्लम है कि वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मुझे क्लैरिटी नहीं है। उस वक्त उन्होंने काफ़ी कोशिश किया कि इंक्वायरी था, पता नहीं क्या इसके ऊपर ये चलेगा, क्योंकि अगर रेजिग्नेशन में क्या है, मेरा मोरालिटी है, मैं छोड़ रहा हूँ। अगर उसको डिसमिसल में कन्वर्ट किया जाए तो फिर वही मेरा साइलेंट वॉइस तो साइलेंट हो गया, तो वो बोल सकता है ना कि ये तो इसको हम निकालने वाले थे, इसलिए भाग के चला गया। तो ये एक कर सकते। तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसे ऐसे भी मेरे ऊपर वो लगाया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया। मतलब प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को मिलता है, उसके लिए मैंने आवेदन नहीं दिया। ये मेरे ऊपर एक एलिगेशन, मतलब चार्ज है कि आपने क्यों नहीं दिया, और उस पर इंक्वायरी हुआ है। तो ये बात सच है कि उन्होंने बोला था अप्लाई करने के लिए, और मैंने बोला था कि मैं नहीं करूंगा। पब्लिक सर्विस में अवार्ड में मैं नहीं रखता, जो करना है वो काम है मेरा, इसमें कोई अवार्ड की जरूरत, मैं ऐसे बिलीव करता था, मिजोरम में हो चाहे सिलवासा में था। तो मैंने पहले बोला था कि मैं नहीं करूंगा, पर बाद में इतना दबाव आया कि करना ही है, तो मैंने किया भी था, और शॉर्टलिस्ट भी होते हम तो, मतलब 2 जिलों में आया भी था। पर क्योंकि हमने वो नहीं किया, उसकी वो लेके आ रहे हैं, बोल रहे कि आपने अप्लाई क्यों नहीं, ये आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन है क्योंकि आपने इनडिसिप्लिन किया है। मतलब इससे वो क्यों करता, वो करना जरूरी क्यों था, क्योंकि बाहर निकल के मैंने जो बातें कही वो उसको लेकर उन्होंने एक बनाया कि इसके कारण सरकार में रहते हुए मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। जैसे आज की इंटरव्यू में दे रहा हूं, तो टेक्निकली मैं अभी भी आईएएस में हूं, है ना। तो सरकार में रहते हुए मैं सरकार की जो नीतियां है उनके आलोचना कर रहा हूं, है ना, तो उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, वो कंडक्ट रूल्स की वायलेशन है। तो वो कंडक्ट रूल्स के वायलेशन के कारण आपको फिर डिसमिस कर सकते हैं। तो आप मतलब रेजिग्नेशन डाल दिया आपने, उसको प्रोसेस नहीं कर रहे, उसको रखे रह रहे, और वो चाहते हैं कि मैं चुप रहूं उसके बाद। तो फिर रेजिग्नेशन किया ही क्यों, अगर चुप ही रहना होता तो मैं अंदर ही नहीं रहता। तो वो कोई सेंस नहीं बना मुझे। अभी तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया मैं, बल्कि पूछता भी हूँ कि क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। 6 साल हो गया, अभी तो एक सरकार की टर्म खत्म हो गया, आईएएस इन एक्साइल टाइप हो गया मेरा कि 6 साल से चल रहा है। एक्सेप्ट नहीं हो तो फिर तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप काम नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो उसके बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। स्टार्टअप आप शुरू करो, आप डायरेक्टर नहीं बन सकता उसका, और कहीं से इन्वेस्टमेंट आना है तो वो सोचेंगे कि अच्छा आपका तो ऑलरेडी, आपको सर्विस रोल निकाल के देखेंगे तो मेरा नाम है उसमें अभी भी, है ना, पोस्टिंग नहीं है,
डीओपीटी की रिकॉर्ड डीओपीटी के रिकॉर्ड्स में बिल्कुल है। तो बल्कि मतलब मैं ऐसे मजाक कर रहा था कि मंडे को आया, दो ऑप्शन है, आईएएस ज्वाइन करूं कि कांग्रेस, कि वापस मतलब दोनों ओपन था, क्योंकि अभी तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप जो करना है आप कर सकते हैं, है ना? तो मतलब मजाक में कह रहा था मैं, पर उसका एक फॉर्मली आप प्राइवेट सेक्टर में मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रिलीविंग नहीं हुआ है, आपका मतलब वो देखते हैं कि अच्छा ऑलरेडी गवर्नमेंट के रोल्स में है, तो आप फॉर्मली नहीं मूव कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रेन भी किया। तो उससे मैं जिस तरीके से निकला, जो आपकी नॉलेज है वो कोई नहीं ले सकता, चाहे आपकी पोस्ट ले सकता है, पोजीशन ले सकते हैं, बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है, आपकी जो नॉलेज है, वो तो आपकी ही है, वो इधर है। तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं तो आई विल सर्वाइव, और सर्वाइव भी किया। आई वाज कंसल्टिंग मल्टीपल फर्म्स ऑन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो मेरा व्यक्तिगत रूप है तो मैं कंसल्ट कर रहा था, और वही मेरा इनकम सोर्स भी था। अच्छा, आप कांग्रेस ज्वाइन करने के पहले जो भी आपका सोशल मीडिया ऑब्जर्व कर रहा होगा, देख रहा होगा, उसे समझ में आ रहा होगा कि लाइन तो कांग्रेस की तरफ ही जा रही है, बात तो वैसी ही कर रहे हैं, विचारधारा तो वैसी है। आप क्यों चुना कांग्रेस पार्टी को ही, और क्या कुछ बात मुलाकात वहां पर हुई आपकी? क्यों चुना कांग्रेस पार्टी? मतलब सबसे पहले जो है ना, हम लोग वैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते कि जिसमें पेरेंट्स या कभी पॉलिटिकल में रहा हो, या फिर परिवार में कोई पॉलिटिकल हो, ऐसा नहीं है। हम लोग वही टिपिकल पढ़ो लिखो नौकरी करो, मतलब वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ से आते हैं। तो कांग्रेस या फिर कांग्रेस से ना कांग्रेस से ज़्यादा जो है, सबसे बड़ा ये था कि पॉलिटिक्स या नहीं पॉलिटिक्स, है ना, उसमें एक डर लगता है। तो आपने रिजाइन किया कि आप जो बोलना है आपको बोलना है, आपको जो सही लगता है उसके लिए आपको काम कर। ऐसा नहीं है कि रिजाइन करके सिर्फ घर बैठा था, रिजाइन करके इतनी सारी करीबन 80-90 जिला ट्रैवल किया, मतलब बिहार में करीबन 20 से ज़्यादा जिला ट्रैवल किया, वहाँ गए, बात किया क्यों मैंने रिज़ाइन किया, और लोग सुनना भी चाह रहे थे कि क्यों रिज़ाइन किया, आप बताइए क्या क्यों रिज़ाइन किया। और काफ़ी कंटेस्टेड था, फिर भी आपको नहीं करना चाहिए था, आप गलत डिसीजन लिए। किसी ने तो मुझे बोला है कि आप बिल्कुल एक नंबर का लूज़र हो, मतलब यूजलेस आईएएस ऑफिसर हो। तो मैंने उनका देखा तो पता चला कि मैंने एक जगह सर्व किया था, वहाँ के ये जहाँ पे मैंने सर्व किया, तो मैंने उनको पूछा कि बाकी जगह से तो ट्रोल आ रहे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पर मुझे जेन्युइन लगा। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि क्यों आपने ऐसे क्यों लिखा कि लूज़र है। तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग ये था, उसने बोला है कि जब तू करके मतलब वहाँ बोला था, तो जब तू था तो हम तेरे से मिल सकते थे कभी भी, अब तू कश्मीर लोग के भाग गया, अभी तो दफ्तर के अंदर ही नहीं जा सकते हम कहीं, किससे हम अपनी प्रॉब्लम किसको बताएं। तो उसका प्रॉब्लम, ही वाज वेरी जेन्युइन, वो जो मेरे ऊपर गुस्सा था वो बहुत जेन्युइन था। वो बोल रहा था कि मैंने कुछ ऐसे रैंडम जो रिलेट नहीं कर पा रहे थे, वो रैंडम चीज़ें बोल के मैं निकल गया वहाँ से, और फिर उनकी प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेंगे, मतलब वो एक्सेसिबिलिटी था, वो जो था वो कौन सॉल्व करेंगे। ये पॉलिटिक्स तो वो उस वक्त इतने सारे चीज़ें क्यों छोड़े आप, क्योंकि आपको अपनी बात रखनी थी। अब ऑर्गेनाइज पॉलिटिक्स में आपको ये डर होता है कि अपनी बात रखने की जगह है कि नहीं, है ना, वापस ऐसा ना हो जाए कि सर्विस में क्या है, सर्व करने का ऑप्शन है, आपको सर्विस का डेफिनेटली ऑप्शन है, पर एक बैंडविड्थ है, किस डायरेक्शन में जाएगा वो बैंडविड्थ पॉलिटिक्स डिफाइन करेगा, जिस उस टाइम की पॉलिटिक्स, उस सदी की पॉलिटिक्स। आप वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते सर्विस के अंदर रह के, है ना, उसके अंदर जो करना है वो कर सकते हैं, पर आवाज़ नहीं है आपकी, आप बोल नहीं सकते कुछ। बाहर निकला तो वॉइस पूरा मिला, पर सर्विस वाला पार्ट जो है ना बिल्कुल गायब हो गया कि मैं सामने दिख रहा हूँ, कुछ करना चाहिए पर मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ चाहे तो लिख सकता हूँ कुछ, तो सिर्फ वॉइस रह गया। तो वहाँ से डर ये था कि कहीं पे भी जाऊंगा तो क्या वो आवाज़ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो वहाँ वो उसके कारण कई बार बातचीत होना शुरू हुआ, कई बार बातचीत हुई भी सबसे। उस वक्त तो सारे पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत होती थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस से होती थी, सबसे, क्योंकि मूवमेंट के दौरान सबसे मिलता था, उन लोग भी पूछते थे क्या करना चाहते हो, पॉलिटिक्स में आओगे। तो मेरा ये था कि मैं खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अभी उतना कि मैं पॉलिटिक्स करूँ, और कुछ टाइम तो फैमिली को भी देना, क्योंकि आईएएस ऐसे इमीडिएटली निकला था कि ऐसा नहीं था कि फैमिली कुछ सेटल था। आई एम मैरिड, मेरा बेटा है और माँ भी मेरे साथ रहती है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ छाड़ के आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक ये इनडिसिशन था, मैं मानता हूँ, इनडिसिशन या कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी, डर, ये सारी चीज़ थे। ये मतलब क्या होगा अगर चला जाऊँगा, तो जो आपने एक ही चीज़ कमाया है वो है क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंस। मेरी राय से लोग एग्री करे ना करे,
पर ये है कि हाँ ठीक है, इसको जो लगता है यही बोलता है, मतलब इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है। तो वो जो चीज़ आपने कमाया, एक ही चीज़ कमाया, उसको भी आप खो दोगे तो फिर क्या ही रहेगा, व्हाट विल बी देयर इन योर लाइफ। ये सारे कन्फ्यूजन था, ये सारे डर था। फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब लोग ये पूछने लगे कि अच्छा आपने बोला है कि ये सब गलत है, फिर सही क्या है और कौन सही है, सही क्या है और कौन सही है वाले सवाल आया। फिर पढ़ने लग गया काफ़ी सारे, फिर काफ़ी जगह ट्रैवल किया, पर सुनने के लिए गया, मतलब बोलने के लिए नहीं गया। तो सुनता रहा कि क्या चाहते हैं। कई सारे बातों से फिर लगा कि जो कांग्रेस की सर्वोदय का कंसेप्ट है, ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस को आज की कुछ लीडर या फिर उनकी बिहेवियर या फिर ऐसे वो एक उससे देख रहा हूँ। वो कांग्रेस का आइडियोलॉजी क्या था, अगर कोर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, फिर पेरिफेरी आप मैन्यूअर कर सकते हैं, आप पेरिफेरी को बिल्ड कर सकते हैं। तो वो समझना जरूरी था, और वो आइडियोलॉजी एक बार समझ में आ गया कि हाँ, जो मेरी इतनी स्ट्रांग फीलिंग है सिटीजनरी को लेकर, तो मेरे लिए स्ट्रांग नेशन मतलब स्ट्रांग सिटीजनरी, मतलब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति के गरिमा के बिना जो है देश की अखंडता और शक्ति नहीं होती। तो जिस देश में अगर नागरिक को उसकी जगह मिल जाए, उस देश को दुनिया में भी अपनी जगह मिल जाएगी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी पॉलिटिक्स है। तो अगर ये इसके साथ अलाइन जितना समझ में आ गया उतना ज़्यादा, इसे मेरा बोलने से कितना ज़्यादा गुना अच्छे से गांधी जी इसके पहले में बोल चुके हैं। जब तालिस्मान की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं करते कि पुअरेस्ट कोई गरीब, सबसे गरीब से गरीब आदमी को देखो और उसको फायदा हो सकता है कि नहीं, वो नहीं बोलते गांधी जी। गांधी जी बोलते हैं कि उनको अपनी एजेंसी वापस दे सकते हैं अपनी चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए। खुद की लाइफ इंप्रूव करने की जो पावर है वो उस व्यक्ति को तुम्हारे निर्णय से तुम दे पाते हो कि नहीं। ये नहीं बोलते कि उसको कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। वो एक पावरफुल डिफरेंशिएशन है, और ये उस वक्त बोल चुके हैं कि सिटीजन का जो कोर कंसेप्ट है और उनको एम्पावर करने की जो कंसेप्ट है वो कितना आप कर सकते हैं। एक बार वो क्लियर हो गया, फिर डिस्कशंस, कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनसे कई बात होते रहते थे, और रिसेंटली तो ऑफकोर्स राहुल गांधी जी से भी बात हुआ। तो नहीं, मतलब वैसे तो उनसे भी पूछना पड़ेगा, मैं बोल सकता हूँ, बट मोर और लेस यही बातें हैं कि उन्होंने अपना कांग्रेस का जो आइडिया है वो उन्हें बताया कि उनके अपना क्या आइडिया है कांग्रेस के बारे में, और ये भी चीज़ बताया कि ये जो रैपर जो है उसको थोड़ा सा छील के अंदर क्या है वो देख लो। और फिर सबसे ज़्यादा मुझे जो पावरफुल मुझे लगा वो उन्होंने बोला है कि ये मेरी कांग्रेस के आइडिया है, और आपके लिए कांग्रेस क्या है ये आप खुद डिस्कवर करोगे, है ना, ये आप डिस्कवर करोगे, ये मेरा आइडिया है। तो यहाँ पे भी वो स्पेस मुझे लगा कि हाँ, दैट थिंग इज़ देयर, कि आपको वो जगह मिलेगी जहाँ पे आप खुद ढूंढ सकते हो और आप उसके डिस्कवर कर सकते हो कि क्या है। एंड ऑफ कोर्स it's a struggle, so we all will have to struggle together. This is what in the nutshell, but yes, all these things have kind of, ये सारी चीज़ें मिलके मुझे लगा कि हाँ, ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना, मतलब अभी बाहर रह के सिर्फ बोलने से बेटर है कि अंदर आऊँ, और दोनों चीज़ अगर हो सकता है, सर्विस करने का भी और आवाज़ दोनों मिल सकता है ए पॉलिटिकल स्पेस में, तो। अच्छा, एक बात आपने कही, आपने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे लूज़र कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2018 में जो आपने किया उसके बाद कोई लूज़र आपको कहेगा। केरल में जब बाढ़ आई हुई थी तब आप अपनी जो पहचान है उसे गुप्त रख के जाते हैं लोगों के बीच में और उनकी मदद करते हैं, वो वाक़या क्या था? हाँ, उस वक्त क्या था कि दादरा नगर हवेली कलेक्टर था, और हम अपनी तरफ से जितना ज़्यादा रिसोर्सेज जो बेच सकते थे केरला में वो बेच रहे थे, चाहे मेडिसिन के तौर पे हो, चाहे मटेरियल के तौर पे हो। फिर भी लगा कि जो पिक्चर्स आ रहे थे वो इतना भयानक था, वो जगह मैं रिलेट करता हूँ क्योंकि वहाँ से आता है, और घरों के ऊपर तक पानी 3-4 दिन तक रह रहा है। और मुझे लगा पर्सनली भी मुझे कुछ करना चाहिए, एज एन इंडिविजुअल मुझे व्यक्ति के रूप में करना चाहिए, जो सर्विस के रूप में कर सकता है। MP लैड से हमने रिसोर्स इकट्ठा किए, जो इंडस्ट्री से बात करके रिसोर्स इकट्ठा किए, वो सारे कर लिया एज ए सिस्टम के तौर पर एक फीलिंग था कि अंदर से एक व्यक्ति के रूप में मुझे जो करना है वो मुझे करना चाहिए। तो मैं गया, फिर वो हमेशा से रहा है कभी ना कभी, तो वहाँ गया, और फिर जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता रहा वहाँ जो काम था, जो भी रिलीफ के काम चल रहा था, तो जिन्होंने जो काम आपको बोला तो करता है। एर्नाकुलम में शायद क्या हुआ कि काफ़ी काम चल रहा था, और वहाँ के जो वहाँ पे जो ट्रेनी ऑफिसर थे और कलेक्टर आए, और उन्होंने पहचान लिया कि हाँ ये इधर है। तो 7-8 दिन था मैं अपने तरफ से तो जैसे पहचान लिया फिर मैं आ गया। फिर मुझे लगा कि वहाँ रुकने का कोई सेंस नहीं बनता, तो मैं उसी वक्त फिर वापस आ गया था। हाँ, सर्विस में
मतलब वो इंडिविजुअलिटी कई बार हम खो देते हैं। मतलब मैं एक इंसिडेंट अभी तक मुझे याद है, पावर के एडिक्शन बहुत आसान है। जो सबसे ज़्यादा दो तरीके, मतलब आई डोंट नो वेदर इट्स नॉट पॉलिटिकल, पर मेरा जो लर्निंग ये रहा है कि पैसा या फिर इससे ज़्यादा, एक तो है कि कोई आपको आके बोले वेल डन, तो गलत काम आप कर रहे हो और कोई आपके वेल डन बोले तो उसकी एडिक्शन आपको लगता है, तो आगे भी आप एक और गलत काम करने के लिए, क्योंकि आपको पीठ पे एक वेल डन, ये ब्यूरोक्रेसी में बहुत होता है। आप जब 50-50 होते हैं और आप गलत करने रेडी हो जाते हो तो आपको बोलते हैं बहुत सही, वेरी गुड, और वो वेरी गुड आपको लत लग जाता है ये वेरी गुड की। हाँ, आपको कोई सीनियर बोल रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा जो है पावर की आदत, मैं 7 साल ही काम किया, ऐसा नहीं है कि पैदा मतलब मैं तो आईएएस बना था, पर आईएएस से निकला, मुझे याद है कि मेरी वाइफ ड्राइव कर रही थी और हम दोनों जा रहे थे और पैसेंजर इस तरफ में बैठा हुआ था, दरवाज़ा खोला और मैं चला गया, क्योंकि हमेशा क्या होता था, पीएसओ रहते थे कि दरवाज़ा खोलने के लिए और बंद करने के लिए, तो मैंने बंद किया ही नहीं दरवाज़ा खोला, चला गया। तो और वाइफ पीछे से बोल रहे, ओए वापस आ, कौन बंद करेगा इसको, ठीक है। तो दरवाज़ा बंद किया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि इतनी छोटी सी बात अपनी दरवाज़ा खोलने तक ये आदत बन चुकी थी। तो ये जो पावर की आदत है वो बहुत बहुत जल्दी बनती है, 2 दिन में बन जाएगी, 3 दिन में बन जाएगी आपको। तो दिस इज समथिंग आई फेल्ट, उससे हटने के लिए आपको आपका इंडिविजुअल तौर पे आप क्या कर सकता है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सिस्टम के तौर पे कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने आप को खो देते हैं, आप अपने आप को, आप कौन हो, मैं आईएएस हूँ बोलने लग जाते हैं कि हु आर यू, यू जस्ट बिकम्स लाइक फॉर अ मोमेंट्री व्हाट यू आर रादर देन व्हाट यू आर एक्चुअली। ऐसे व्यक्ति कौन है उससे ज़्यादा आप वो डिजिग्नेशन से उससे आप कर ले, तो वो मेरे लिए थोड़ा बहुत क्लियर हो गया था उस वक्त तक। कन्नन, एक डेविल्स एडवोकेट क्वेश्चन है, आपने जो बातें कही उन सब बातों के साथ एक जनरल परसेप्शन है, जनरल परसेप्शन का एक प्रैक्टिकलिटी भी है कि एक कलेक्टर, एक ब्यूरोक्रेट कितना भी ताकतवर हो, उसके पास कितनी भी पावर हो, लेकिन वो नेता के पीछे ही खड़ा होता है। नेता कुर्सी पे बैठता है, ब्यूरोक्रेट पीछे फाइल लेके खड़ा होता है। तो अपनी इन तमाम बातों को जो आप कह रहे हैं या जो आप कहते रहे हैं, उनके साथ कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि जब असली पावर नेता के पास ही है तो नेता ही बना जाए। असली पावर नेता के पास है वो डिबेटेबल है, मैं 100% उससे, क्या है इंडिया में स्पेशली परमानेंट एग्जीक्यूटिव का एक सिस्टम है। तो एक बार आपने एक एग्ज़ाम क्लियर किया, उसके बाद 60 साल तक कहीं ना कहीं आप पावर के उधर ही रहते हैं हमेशा, है ना। बल्कि नेता के क्या है, हर कुछ टाइम में आपको कंटिन्यूअस एक एग्जाम देते ही रहना है। मतलब सोच लो कि एक बार यूपीएससी देना इतना मुश्किल है, जिसके लिए हम मानते हैं हर 5 साल में यूपीएससी देना हो तो कितना मुश्किल है ना। या अगर एक वैसे नेता रहने के लिए, और उसके बिना ही यहाँ पे, बल्कि सबसे ज्यादा लोग यही तो उल्टा बोलते हैं, बल्कि कि आप आईएएस क्यों छोड़ रहे हो, उसमें तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है ना, पूरा जिंदगी भर आप रह सकते हो। यहाँ पे तो आपको हर बार, और इतनी आपको उल्टा भी लोग गाली बोलेंगे, उसमें क्या है, दोनों तरफ के पक्ष के नेता आपको अपने साथी रखना चाहेंगे। तो इट इज मच सेफर, इट इज पावरफुल ऑल्सो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग इन द सर्विस ऑल्सो। तो वो पावर से ज्यादा मेरा घुटन जो फील हुआ वो ये था कि अपनी बात नहीं रख पा रहा था। मुझे जो सामने से लग रहा है कि गलत है, क्योंकि आप एक सर्विस में आए हैं तो आप अपनी बात, वो बहुत ज्यादा, होपफुली आई विल प्रूव माई सेल्फ राइट। अगर मुझे ऐसे कभी लगे तो आई विल स्टिल वैल्यू माई वॉइस, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको मैं वैल्यू करूंगा, ऐसे मेरा विश्वास है आज। मतलब कल मुझे नहीं पता, बट आई वॉन्ट टू से दिस, क्योंकि कल कोई पूछे कि तुमने ये बोला था और तुम आज गलत कर रहे नहीं, गोल तो बदलते रहते हैं वैसे भी। एक सवाल और कि आपने कहीं कहा कि आपको ये लगा कि एग्जीक्यूटिव इज जस्ट एग्जीक्यूटिंग द पॉलिटिकल विल, ये भी आपके एक्सपीरियंसेस में एक शामिल था। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश आपने चूज़ नहीं किया था अपने कैडर में, आपकी प्रेफरेंस में नहीं था, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों काफ़ी ये किस्से आए सामने कि मंत्री, विधायक सरकार के, वो ये शिकायत कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं सुन रही है। चिट्ठियाँ लिखी सीएम को कि मैं फलाने विभाग का मंत्री हूँ, 2 साल से मेरा जो अफसर है वो फाइलें ही मुझे नहीं भेज रहा है। आपको लगता है कि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये अपने दिल की बात सुन रहे थे और नेताओं की चमचागिरी नहीं कर रहे थे, या ये एक सिस्टम का कोई फ्लॉ है, ये क्या है? मतलब यहाँ तो ऐसा लगता है ना कि यार देखो आईएएस अफसर बढ़िया काम कर रहा है, नेता की नहीं सुन रहा है।
नहीं, नेता की नहीं सुनना बढ़िया काम कैसे हो नहीं सकता मतलब गलत बात नहीं सुन रहा है। हाँ, गलत बात नहीं सुन रहा, ये अलग बात है, क्योंकि नेता जो है पब्लिक, उसे नेता को नेता मत क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक है, जनता है। नेता किसी और का नहीं है, नेता अपना ही जनता के नेता है ना। तो नेता की नहीं सुनना मतलब गलत या सही में बाद में आता हूँ। नेता की नहीं सुनने का मतलब है कि जनता की नहीं सुनना एक तरीके से, है ना। तो कब सुन सकते हैं, कब नहीं सुन सकते, ये मेरी भी अंडरस्टैंडिंग इसमें यही है। एक उसी वक्त था जब ये 370 की बात, उसके बाद जब वो लगे थे, तो मुझे याद है मेरा जो पॉलिटिकल बॉस है उन्होंने मुझे बुलाया था, और कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे वो चाह रहे थे, एक पॉलिटिकल अपोजिशन जो उनके लीडर थे उनकी इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने काट दिए थे, और उसके बाद भी उन्होंने मतलब पैर नहीं छुआ, उन्होंने क्या अपना एक जनरेटर से चलाना लग गया अपना। तो जब जनरेटर से चलाने लग गया तो उन्होंने बोला कि पोल्यूशन कंट्रोल से, क्योंकि जनरेटर से धुआं निकलता है, तो उसके घर जनरेटर से चल रहा है, वो जनरेटर भी बंद करवा दो। तो मैंने उनसे काफ़ी बहस किया था कि सर ये मतलब सही नहीं है, ये तो फंडामेंटल राइट्स ही है उसका, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी काट दिए क्योंकि कुछ रूल बोल के, अब ये भी कर रहे, दिस इज नॉट राइट। तो काफ़ी बहस हुआ था। उसके कुछ टाइम बाद ये 370 की बातें हुई और उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला है कि कनन अगर तुम होते ना, देखो ये तो सरकार तो चाह रहे थे बस कि हट जाए, उसके बाद तो सारे ब्यूरोक्रेट्स ने ही किया जो भी किया वहाँ पे। अगर तुम होते, तुम बोलते कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा है, ये तो राइट्स है, ये अधिकार है, ये है, वो है। यू शुड अंडरस्टैंड कि एक एग्जीक्यूटिव का काम है पॉलिटिकल विल को एग्जीक्यूट करना, इसके अलावा तुम्हारा काम नहीं है। तो ही सेड इट पॉइंट ब्लैंक, एंड ही वाज ऑल इन ऑल। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी नेता का, ऐसे यूपी का मुख्यमंत्री तो नहीं कह रहे ना कि मेरी बात नहीं सुन रहे, है ना। तो ये इसमें अंतर है। तो कौन किस नेता की सुन रहे, किस नेता की नहीं सुन रहे, वो तो पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जब ये बोला तो मैंने बहुत, मेरा दिल में आया कि मतलब दिमाग में आया कि इज दैट ऑल दैट टू एग्जीक्यूट पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल डायरेक्शन जो भी है उसको एग्जीक्यूट करना ही काम है क्या, उसके अलावा कोई काम नहीं है क्या एक एग्जीक्यूटिव का। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग कि हमारा एलिजेंस कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार से नहीं है, स्पेशली व्हेन यू कम इनटू ऑल इंडिया सर्विसेज। अगर ऑल इंडिया सर्विस में आता है, आपका जो वो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर पॉलिटिकल विल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है तो जरूर आपको करना चाहिए। और दूसरा मैं मतलब उसको भी मानता हूं अपने कॉन्साइंस, खुद का कॉन्साइंस से भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों चीज के अंदर है तो जरूर करना चाहिए। उसमें फिर आप डिसएग्री करें ना करें वो सेकेंडरी है। मान लीजिए कोई बोलता है कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, मुझे लगता है कि टैक्स घटाना चाहिए, या उनको लगता है टैक्स घटाना चाहिए, मुझे लगता है टैक्स बढ़ाना चाहिए, पर पॉलिटिकल विल आई विल हैव टू एग्जीक्यूट। ये मेरा कोई वो नहीं है कि मैं बोलूंगा तो ऐसे होगा, नहीं, बिल्कुल उनकी जो बात है। अगर वही बात बोले उन्होंने कि नहीं इसको उठा लो, मैं डीएम हूं और मुझे बोल जाए कि इसको अंदर कर दो पासा के अंदर, या पासा पीएसए एनएसए जो भी बोलो, कि आपको फोन कॉल आ गया कि मुख्यमंत्री से कि इसको उठा के अंदर डाल दो, तब मैं डालता हूं कि नहीं डालता हूं। तो वहां पे क्या है, पॉलिटिकल विल तो आपको कह रहे हैं कि इसको अंदर डालना है, और कानून भी आपके पास, क्योंकि एनएसए है, पासा है, जो भी है सही है, डीएम के पास पावर है उसको अंदर डालने के लिए। पर क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसका जो था वो मैं वायलेट कर रहा हूं, क्या मेरी कॉन्साइंस, मेरी जमीर के खिलाफ में जा रहा हूं, ये दोनों चीज तो मुझे उस वक्त देखना पड़ेगा। तो डिसीजन दोनों में मेरा डिसएग्रीमेंट है, पर एक में मैं करूंगा और दूसरे में मैं नहीं करूंगा। ये कैसे आप डिसाइड करते हैं कि करूंगा या नहीं करूंगा, दैट इज वेयर योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड योर ओन कॉन्साइंस कम्स। आपकी जो जमीर है और आपकी संविधान है वो इसी बात के लिए है कि आप किस चीज को हाँ करेंगे और किस चीज को ना करेंगे। नहीं, मोटे तौर पे शायद एक पॉलिसी मैटर जो है उस पे आपका रुख अलग होगा, और एक इंडिविजुअल राइट है उस पे आपका रुख अलग होगा। 100%। तो वही है कि नेता की बात सुने या ना सुने, दैट इज इनकम्प्लीट। कौन सी बात सुने, कौन सी बात ना सुने, और क्यों ना सुने और क्यों सुने, दैट गिव्स अ कंप्लीट पिक्चर। वो कंप्लीट पिक्चर देता है, तब समझ में आता है कि हाँ कौन सही है कौन गलत है, क्या मतलब वो समझना जरूरी है मुझे लगता है। नहीं तो बहुत सारे तो इंटरेस्ट है, देयर विल ऑलवेज बी पॉलिटिकल इंटरेस्ट। मान लीजिए एक दुकान है इधर, वो मान लो एक रेशन का दुकान है, वो चाहते हैं कि इधर, कोई चाहते हैं उधर, है ना। तो इसमें किसी का सुने ना सुने, इट इज एज गुड एज लाइक, क्योंकि उनका ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन अलग है, ठीक है। पर यही एग्जैक्टली आप किसी के राइट्स वायलेट करने जा रहे हैं, आपको बोले कि इसको उठाना है और या फिर इसके एनकाउंटर करने हैं, और आप रेडी है उसका एनकाउंटर करने के लिए, तो वहां पे तो आप बहुत सारे चीज सरेंडर कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेंस, सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो सिर्फ आदेश का पालन किया था। वो आदेश का पालन नहीं होता, मतलब तो आप लाठी थोड़ी ना है, तो लाठी तो किसी के हाथ में भी चल जाएगा, पर आप लाठी नहीं हो ना, इंसान है। इंसान है। बिल्कुल।
आपने पावर करप्ट्स, पावर का एडिक्शन, इन शब्दों का इस्तेमाल किया। वहाँ उसको बेस बनाते हुए मेरा ये सवाल है कि ऑपोजिशन में रह के आइडियलिस्टिक बातें करना या ऑपोजिशन में रहते हुए सिस्टम को सुधारने की बातें करना ज़्यादा आसान होता है। जब आप सरकार चला रहे होते हैं तब शायद चीज़ें बदल जाती हैं कुछ कुछ। पावर करप्ट्स वाला फॉर्मूला भी आ जाता है, पावर एडिक्शन वाला फॉर्मूला भी आ जाता है। अब आप तो एक कांग्रेस पार्टी में, आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, कल को वो भी सरकार में आएगी, आ सकती है। आपको लगता है कि अगर वहाँ आपके इन कॉन्साइंस, आपकी अंतरात्मा को चैलेंज मिला, आपकी पार्टी जब पावर में है, तो वहाँ आप अपनी पार्टी के खिलाफ भी इसी तरह अपनी आवाज़ उठाएंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे लगता है कि कल वही बातें होगी जिसके के लिए अगेंस्ट मैं खड़ा हूँ आज, है ना? जिसके लिए मुझे अपनी आवाज़ की ज़रूरत लगी कि बोलना ज़रूरी है, और उस वक्त वैसे लगेगा, मतलब मेरे लिए तो इट इज़ अ गिवन, मैं सोचता भी नहीं हूँ, मतलब तो कोई पूछ रहा था कि उसके लिए आप क्या मेहनत करोगे, मतलब उसकी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मैं जैसा हूँ वैसे ही हूँ। तो मुझे अगर लगता है, पर ये इस पार्टी में इसलिए है क्योंकि मुझे यकीन है बहुत सारे करेक्शंस की ज़रूरत हो सकती है इधर उधर। ये एक पार्टी है जिसने आरटीआई दिया है, सबसे ज़्यादा एक नागरिक, पहले क्या है, हमें एक सरकार से जवाब चाहिए होता था तो भीड़ इकट्ठा मतलब करना पड़ता था कि 100 लोग कलेक्ट्रेट मार्च करेंगे तब जाके एक जवाब मिलेगा। वो आरटीआई करके एक कानून आया तो आप व्यक्ति एक चिट्ठी लिखते हैं और उनके काम है उनको आपको जवाब देना। कितना बड़ा एक सिटीजन के तौर पर एम्पावरमेंट है ये, कि मेरे अधिकार है वो, ये नहीं है कि उनकी चॉइस है, वो देंगे नहीं देंगे, नहीं तो 100 लोग लेके आओ तब हम सोचेंगे देना है कि नहीं देना है। राइट टू एजुकेशन मान लीजिए, जितने भी जो राइट बेस्ड फ्रेमवर्क है वो क्या था, वो सारे राइट बेस्ड फ्रेमवर्क जो है नागरिक का अधिकार बढ़ाने का था। ये नहीं है कि, और यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को आपको चिट्ठी लिखना है, आप एक दरोगा को भी लिख सकते हो, आप तहसीलदार को भी लिख सकते हो कि मुझे इसमें जवाब दे दो। वो जो चेंज है ना पावर स्ट्रक्चर में, वो बहुत ज्यादा, और मैं ये नहीं मानता कि पावर करप्ट्स, आई हैव नॉट यूज्ड दैट आल्सो। ओके, यू सेड पावर का एडिक्शन होता है। मैं पावर करप्शन बिकॉज सर्विस में रहा हूँ, 2 जिले में कलेक्टर रहा हूँ, बल्कि एक जिले में तो कलेक्टर, जीएसटी कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर, वैट कमिश्नर, एमडी डिस्कॉम, सोशल वेलफेयर, सारे चार्जेस थे, मतलब कम से कम 20 डिपार्टमेंट था उसमें, छोटी सी एरिया थी तो सारे डिपार्टमेंट्स थे। आप डीआईजी प्रेजेंस, जहाँ पे मेरे ऊपर केस चल रहे शायद अंदर डाल दे, वहाँ पे मतलब एफआईआर किए हुए, उस प्रेजेंस की डीआईजी भी रह चुका हूँ। तो वो वहाँ आप रियलाइज करना कि दिस इज नॉट योर पावर, आप एक कस्टोडियन है उस पावर का कुछ टाइम के लिए, या आपका पावर है ही नहीं, कस्टोडियन ऑफ पावर जो अगर फीलिंग है आपको, तो आपकी इंटरेक्शन, आपकी बिहेवियर वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि डिफरेंट होगी। एंड वी थिंग्स आर अनएक्सेप्टेबल अगर कहीं भी हो, तो आई थिंक सिर्फ मैं क्यों, मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी पहले बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस है आज मुझे। नहीं, बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपने मुझे लीड आउट दे दिया, इत्तेफाकन अगला सवाल वही था कि बहुत लोग राहुल गांधी को लेकर कहते हैं कि राहुल गांधी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी शायद सत्ता से इतनी दूर नज़र आती है। आपका क्या विचार है एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पर्सन, राहुल गांधी के बारे में? सत्ता किस लिए चाहिए? बदलाव के लिए। तो बदलाव की लड़ाई सत्ता की लड़ाई से अलग कैसे हो सकता है? बदलाव की लड़ाई हमें क्लियर नहीं है अगर हमारी एम क्या है ना। अगर सिर्फ पावर ही, मतलब सिर्फ एक सरकार किसका है वो बनाने का है, तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब जो कि अभी देख रहे हैं हम, जिनको चाणक्य कहते हैं। मुझे बहुत अफसोस है इस बात की कि एक टाइम हम हॉर्स ट्रेडिंग को, एमएलएस को खरीद के तोड़ के ये वो करने को हम नेगेटिव प्रिज्म से देखते थे। उसके खिलाफ ये पूरा देश में एक ये था कि कानून चाहिए उसके खिलाफ। हमने एंटी डिफेक्शन कानून लेके आया कि ये गलत काम है, सुप्रीम कोर्ट बोलते थे कि ये गलत है, उसके ऊपर कानून लेके आया। आज हम वही चीज को चाणक्य नीति बोलते हैं। जिस चीज को हम गिन से देखते थे कि ऐसे लोग हैं ये जो अपने आप को बेचते हैं और पैसे से सरकार बनाते हैं, जो गलत है, वही 10-15 साल की पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात होंगी जब इसको गलत मानते थे। बिल्कुल। और उसी बात को हम आज स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, नीति क्या नहीं बोलते। अगर हम ये बता रहे अपने बच्चों को कि किसी भी तरीके से कोई भी रणनीति अपनाओ, किसी भी तरीके का घटिया हरकत कर लो, कुछ भी कर लो, पर सत्ता पाना है या पैसा लेना है या फिर ये करना है, तो अगर वो गलत करते हैं तो हम क्या उनको बोलें कि
अगर मान लीजिए आपकी बेटा है, उसको कोई बड़ा बेटा आके बुली करते तो थप्पड़ मारता है, तो आप उसके पापा को कंप्लेन करने जाते तो उसने कंप्लेन किया, तो आप वो अगर आपको बोल दे कि नहीं नहीं ये तो बड़ा है तो मारेगा ही, क्या सही है वो? अगर वो सही नहीं है तो इसको हम सही कैसे मान सकते हैं? तो हम वो भी बोल सकते हैं ना मेरा बेटा चाणक्य है, वो तो थप्पड़ मारेगा ही, उसने बोला हुआ है साम दान दंड जो भी यूज करना यूज कर सकते हैं, तो मारेगा ही, है ना? तो किस बात के लिए ये कंसेप्ट हम पॉलिटिक्स को एकदम उसकी वर्स्ट फॉर्म में एनालाइज और असेस करने लगे। जो सबसे खराब पॉलिटिक्स खेलते हैं, किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहता है, वो अच्छे पॉलिटिशियन है, उनको हम पॉलिटिशियन मानने लग गए। वो पॉलिटिशियन नहीं है ना, उनको अगर पॉलिटिशियन मानने चला जाए तो फिर सारे बिजनेस में हम वही करेंगे। इन एवरी बिजनेस हूएवर इज अ क्रूक विल बी द बेस्ट पर्सन, बट इज दैट व्हाट वी वांट? वो हमारी चॉइस है, हमें वो चाहिए कि नहीं। वो कुछ वक्त के लिए सब लोगों को लगता है कि यही चाहिए, बट उसकी लाइफ टर्म ज़्यादा नहीं होता। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ टाइम के लिए सबको लगता है कुछ भी कर लो हमें ये चाहिए, पर वो मोहभंग हो जाते हैं, बल्कि जल्दी हो जाते हैं उसमें, और वो चेंज होगा उस हिसाब से। तो हम जब किसी व्यक्ति को एनालाइज करते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ के बेसिस पे एनालाइज करते हैं। हम उनके जगह पे होते तो क्या करते? अगर वो नहीं कर रहे तो वो फेलियर है, ठीक है। अगर वही कर रहे तो वो सक्सेस है। पर इट इज मोर रिफ्लेक्टिव आपकी वैल्यूज रादर देन उनकी सक्सेस या फेलियर। नहीं तो आपको अब चूंकि आप कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं, आपको क्या लगता है कि 2029 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता वापसी की उस इट्स अ पोटेंशियल पॉलिटिकल पार्टी जो 2029 में 100% देश में सत्ता पा सके? 100%। मतलब मैं 2029 अभी रिसेंट इलेक्शन में भी आपने जो चेंजेस देखे होंगे, जो 2024 का भी चेंजेस देखे होंगे, देयर इज ए रियलाइजेशन, एक रियलाइजेशन है कि कुछ गलत है। वो उस डायरेक्शन में नहीं है कि हाँ अब्स्ट्रैक्ट में नहीं हो रहा है। कई बार आप बहुत एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि कोल्हापुर में एक हाथी का इंसिडेंट था, जो शायद वनतारा या कहीं उधर लेके जा रहे थे, और जो भीड़ आए, अगर मैं वहाँ जाके बात करता कि नहीं आवाज़ उठाना चाहिए, नागरिक होने का मतलब है कि आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, गलत है, कि वो शायद रिफ्लेक्ट नहीं करते, उसको कनेक्ट नहीं करते। पर जब एक मुद्दा आया जिससे वो कनेक्ट किए, उन्होंने कनेक्ट किया, कि वहाँ की जनता ने कनेक्ट किया कि ये गलत है और इस पर कोई कुछ कर भी नहीं रहे, सबको पता है कि ये गलत है पर कोई कुछ नहीं कर रहे, तो उनका रिस्पॉन्स क्या था? वो बिना कुछ सोचे 2 सेकंड में सब सड़क में आ गए, इतनी सारी भीड़ आ गए कि एक हाथी, हमें नहीं छोड़ेंगे, यहाँ से हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक मुद्दे पे सब कनेक्ट हो जरूरी नहीं है, सबके अलग अलग मुद्दे होंगे। कहीं किसी का होगा एक पीएसयू में उनके पैसा नहीं आ रहे, उनको वो मुद्दा शायद सीरियस लगेगा, मैं उनको जाके कश्मीर में क्या हुआ बोल के कोई फायदा, वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे उनकी। पर ये जो डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग या डाउन स्लाइडिंग जो कहते हैं, डाउनग्रेडिंग जो होता है, जिसमें नागरिक के अधिकार कम होते जाते हैं, वो सबको अफेक्ट करता है। वो आवाज़ आपकी जो नहीं पहुंचते वो सबको अफेक्ट करते हैं, और वो घुटन सबको फील होता ही है, महसूस होता ही है। चाहे एक बार मैं कई सारे जो मेरे राइट विंग ट्रोल बोलना जरूर अच्छी नहीं होती, मतलब व्यक्ति है वो सब, अकाउंट ट्रोल हो सकता है, उसके पीछे इंसानी है, तो वो उन लोग जब लिखते हैं तो मैं आप उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ कि ठीक है, आप 100 में से एक बात पे तो आप सरकार के क्रिटिसाइज करते होंगे, ठीक बात, 99 चीज़ आप एग्री करते होंगे, पर एक चीज़ तो आप क्रिटिसाइज करते होंगे। एक बात आप लिख के देख लीजिए, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्या फील करता हूं। एक बात आप सरकार के अगेंस्ट आप एक बार बोल के देख लीजिए, जितना आपको अपनी इकोसिस्टम से आपको गाली पड़ेगी, मतलब आपने सरेंडर कर दिया ना, अपनी जो नागरिकता जो है, एक इंडिया के नागरिक होने का जो है, उसको आपने सरेंडर कर दिया, आप अब बोल ही नहीं सकते कुछ। तो क्या वो वर्थ है एक पॉलिटिकल पार्टी को पावर में रखने के लिए अपनी जो व्यक्तित्व जो है, आप इंडिविजुअलिटी जो है, नागरिकता जो है, सरेंडर करना? और इंडिया के सरकार से हम इंडिया में नहीं पूछेंगे तो कहाँ पूछेंगे, सवाल कहाँ से पूछेंगे? तो वो रियलाइजेशन धीरे धीरे करके मैं रियलाइज मतलब मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो रहा है, और वो विल रिजल्ट होप आई एम प्रीटी श्योर इन 29 ऑल्सो। एक लाइटर नोट पे एक सवाल है, मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा से आपका कनेक्शन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने गुड पॉलिटिक्स बैड पॉलिटिक्स की इनडायरेक्टली बात की, तो हमारी तरफ एक कहावत है, कॉलेज में कहा करते थे, यार पॉलिटिक्स में बहुत राजनीति है। हाँ। मतलब कुल मिला के पॉलिटिक्स जो है
आपको डर लग रहा है कि मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ, यहाँ पर वो साम दाम दंड भेद जिनकी आप बातें कर रहे हैं वो सब अब आपको भी करने पड़ेंगे? डर तो है, ऑफ कोर्स है। अगर मैं बोलूँ डर नहीं है तो गलत होगा, पर अभी तक मतलब मैं केरला से एक उससे आता हूँ, वहाँ से झारखंड में जाके पढ़ाई किया, फिर नोएडा में आया नौकरी करने। यहाँ पे बिल्कुल नहीं जानता था, एक झुग्गी में जाके बच्चों को पढ़ाने लग गया। वहाँ पे भी बल्कि मुझे याद है कि मैं पढ़ाने के लिए बच्चों को जाता था, तो एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, आप तो एनजीओ से आते हो? तो मैंने बोला हाँ। तो आप पैसा सब क्या करते हो आप? हमें तो आप कुछ देते नहीं हो, बल्कि मुझे याद है कि मैं 500 रुपया खुद हर महीने डाल के हम पढ़ाने जाते थे। तो उन्होंने पूछा है कि 500 रुपये आपको, नहीं पैसा तो आपको मिलते होंगे, एनजीओ को पैसा मिलता है, तो आप तो हमें कुछ देते नहीं हो, तो हमें कुछ पैसा, हम आप खा रहे हो एसेंशियली, आप पैसा खा रहे हो हमारे को जो आना चाहिए। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा था। मैं तो वहाँ से निकला और बोला है कि वाइफ, तब हम डेट ही कर रहे थे, तो मैं अपनी वाइफ को फ़ोन किया और उसको फ़ोन करके बोला है कि हिमानी मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं करना ये, मैं खुद पैसा डाल रहा हूँ, 3 घंटे दे रहा हूँ और ये बच्चे बोल रहे हैं कि मैं पैसा खा रहा हूँ। तो मैं रोना आ गया था। तो उसने मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली कहा था कि तुम गए क्यों थे, कि वाई डिड यू गो? तो मैंने बोला है कि वहाँ ज़रूरत थी, मुझे लगा कि वहाँ ज़रूरत है, पढ़ाने की ज़रूरत है, उन बच्चों की ज़रूरत है। तो उसने नेक्स्ट सवाल पूछा है कि उसमें कुछ चेंज हुआ है क्या, उस ज़रूरत में कुछ चेंज हुआ है क्या? तो मैंने बोला नहीं। तो फिर तुम छोड़ क्यों रहे हो? तो मतलब 1 मिनट के लिए मुझे लगा हाँ मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। तो बोला इसका मतलब तुम वहाँ गए थे अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, और तुम अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए गए हो और उन्होंने तुम्हारे ईगो को थोड़ा सा चोट पहुंचा दिया और तुम छोड़ दिए, तो इसका मतलब तुम गए सही रीजन के लिए नहीं थे। मुझे लगा हाँ ये तो मतलब समवेयर दिस इज समथिंग। सो फ्रॉम दैट लाइक आई कम फ्रॉम इतना यहाँ आपके सामने बैठने का मतलब, मैं अगर 10 साल पुराने पूछूँ ना तो आई नो नोबडी वुड बिलीव, राइट? तो दिस इज अ जर्नी, वो डिसीजन लेने का और उस डिसीजन को सही एक कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने ऊपर वो रखता हूँ कि नहीं करूँगा, कुछ चीज़ें मैं नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं करूँगा, कुछ चीज़ें नहीं करूँगा। वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर हाँ उस कॉन्फिडेंस के साथ कोशिश कर। वेरी डिफ़िकल्ट, मुझे पता है कि मोरालिटी का पॉलिटिक्स हाई ग्राउंड पे करके करना बहुत, बोलना बहुत आसान होता है और वो पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल है। हम इतना तो सत्ता में रह चुके हैं कि हम जानते हैं जो एक्चुअल पॉलिटिकल पावर है वो कैसे होते हैं, पर मैं उनको भी देखा हूं जिन्होंने ये दोनों को साथ लेके चले। ऐसा नहीं कि वो हर एक बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, पर किस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस बात पे नहीं करते। तो ऐसे पॉलिटिशियंस मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स है जो ऐसे चीज़ों जो है, कुछ चीज़ें जो वो बोलते हैं कि इस पे हम नहीं करेंगे। बाकी कई सारी चीज़ें हैं जिस पे मान लीजिए आप बिलीव नहीं करते होंगे, फिर भी कुछ बोलने के लिए बोलना पड़ता होगा, बट कुछ चीज़ें दे विल नॉट टच अपॉन दैट एंड दे कीप द कोर वैल्यूज इंटैक्ट। तो वो एक कॉन्फिडेंस भी है कि ऐसे लोग भी है, एंड इंडिया में हर तरीके का लोगों की ज़रूरत है पॉलिटिक्स में। तो वन मोर एडिशन। वैसे तो आप छुप के बाढ़ अफेक्टेड लोगों की मदद करने चले जाते हैं या पढ़ाने चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि आप नोएडा में जब स्लम्स में झुग्गी झोपड़ियों में पढ़ाते थे, क्या आपके पढ़ाए हुए बच्चे आपने कभी ट्रैक किया, उन्होंने जीवन में कुछ किया, कुछ फ़ायदा हुआ आपकी पढ़ाई का? नहीं बहुत, फिर हम मतलब वैसे ये भी 5 बच्चों से शुरू किए थे हमने, तो 3 लोग थे हम लोग। तो उनमें से कुछ लोग तो अभी, उनमें से एक तो फैशन डिज़ाइनर है, एक नोएडा में ही है, बल्कि मिलूंगा मैं, अकाउंटेंट है, ठीक है, समबडी इज़ हैविंग अ ऑन इलेक्ट्रिकल, उसका वो शुरू किया। ये सब वो बच्चे थे मतलब। और अभी तो बात करते हुए फ़ोन करते मैं पूछता भी हूँ, तो मतलब ऐसे कुछ चीज़ें जो है आपको लगता है कि आपकी सबसे ज़्यादा अचीवमेंट तो वहीं से कहीं से आते हैं, जहाँ पे आपने डायरेक्ट जब चेंजेस ला सकते हैं ना, तो वो आप कनेक्शन ऑफ कोर्स जो भी एफर्ट किया। अभी मिजोरम में हमने एक सर्विस में रहते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, अरुणाचल प्रदेश में देखा कि कोई बैडमिंटन एकेडमी शुरू कर रहा है। तो मैंने ऐसे ही ट्विटर पे लिखा कि पुलेला गोपीचंद को कोई जानते हैं क्या? तो काफ़ी लंबे टाइम तक लोग बोलते रहे, क्योंकि एक IAS ऑफिसर लिख रहे हैं कि पुलेला गोपीचंद को जानते हैं क्या, तो ट्विटर पे लोग जवाब दे रहे हैं, कई मीडिया वाले लिखे हम कनेक्ट करवा देंगे, वो काफ़ी टाइम लगा। फाइनली उनसे कनेक्शन हो गया, तो मैंने लिखा हेलो गोपी सर, मैं कनन फ्रॉम IAS फ्रॉम DC आइजॉल, आप आज यू, फिर मुझे लगा कि उनका नंबर ये भी नहीं पता, मैं 10 लोगों को ऑलरेडी बेच चुका हूँ ऐसे कि हेलो सर ऐसे कर। तो उन्होंने लिखा है कि यस दिस इज पी गोपीचंद। मैं बोला सर वाओ,
आप आइजोल आ सकते हैं। मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि 2 बच्चों को आइजोल से लेके जाए और अपनी एकेडमी में जाके पढ़ाए, क्योंकि आई नो दैट बच्चों में बहुत टैलेंट है, दे आर वेरी गुड, बट वी आर नॉट इवन विनिंग इवन गुवाहाटी, मतलब इवन नॉर्थ ईस्ट थिंग। तो वो आए, काफ़ी वक्त लगा, मगर करीबन 6-7 महीने लगे उनको। और बल्कि वो जब आते हैं तो मीडिया उनसे पूछते क्यों आया आइजोल, लाइक वाई आर यू हियर, तो वो बोलते हैं क्योंकि यू हैव अ वेरी मैड कलेक्टर, तो एकदम पागल आदमी है इसलिए उसने डेली फ़ोन करके बुला रहे। तो आए, बच्चों को देखे, फिर ही सेड समथिंग लाइक इट विल बी एन इनजस्टिस इफ आई टेक ओनली 2। हम अगर यहाँ पे एकेडमी खोल सकते हैं क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दिस वॉज लाइक, बट इट वॉज ऑल्सो चैलेंज, क्योंकि अभी तो 2 का तो मैं स्पॉन्सर कहीं से, एक टाटा ट्रस्ट था, उनसे बात कर चुका था कि मैं कर सकता हूँ। अब एकेडमी खोलना तो अलग ही बात होगी। फिर उनसे बात किया, टाटा ट्रस्ट वॉज वेरी हेल्पफुल, सो दे कनेक्टेड एंड दे इन्वेस्टेड सम गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड वहाँ से लोग ज़मीन फ्री दे दिया। गोपी सर सेड आई विल डू द ट्रेनिंग कोचिंग एस्टैब्लिश, सो देयर इज, वो आउट ऑफ नथिंग एक ट्वीट था, वहाँ से एक हाई अल्टीट्यूड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वो आइजोल में है, और वहाँ से पूरी ग्रास रूट में हर एक ज़िले में, हर एक सब डिवीजन में, मोस्टली सब डिविजन्स में भी वो एक चल रहा है, जहाँ पे फीडर है, जहाँ से ट्रेन होके आते हैं। और लास्ट ईयर की नेशनल अंडर 17 जो मेडल है फर्स्ट, वो उस एकेडमी से है 5 साल के अंदर। तो वो जो मैं कह रहा हूँ, आप चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं करने के लिए, वो मैंने नोटिस किया। वो ही एक ताकत लगता है कि हाँ, विच विल होल्ड यू एंड योर इंटेंशन इज नॉट बैड। तो एज लॉन्ग एज आपका नीयत सही है, आपको लगता है कि हाँ, आपकी इन एंड अराउंड 2 तरीके से पॉलिटिक्स हो सकते हैं या ब्यूरोक्रेसी भी हो सकती है, कि अपने आप को बचा लेना मेरे आसपास से ताकि मैं अलग हो जाऊं, या फिर अपने लोगों को लेके चलना कि उनको भी साथ वो करो। तो ये दूसरे वाले में बिलीव करता हूँ मैं, अगर वो उसमें भरोसा भी है, जितना हो सकता है करूँगा, बाकी यू विल नो वेरी सून। चलिए कन्नन, आपको शुभकामनाएं आपकी Thank you so आगे much. की यात्रा के लिए। थैंक यू। हेलो कन्नन भाई, मैं आपको भाई इसलिए कह रहा हूँ कि आपने अपील किया है कि आपको भाई और दोस्त समझा जाए राजनीति में यस आने से पहले, तो आपको भाई ही समझा जा रहा है। काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है, लेकिन मैंने गूगल किया, कन्नन का नाम का अर्थ भगवान कृष्ण गूगल बता रहा है, अगर सही है तो भगवान कृष्ण से आपका जुड़ा हुआ नाम है। मेरा सवाल अभी राजनीति पर आएगा, पॉलिटिक्स पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले आपकी एक पर्सनल यात्रा रही है। मतलब आप कैसी शख्सियत है कि पढ़ाई में रहते हैं तो अव्वल आ जाते हैं, मतलब टॉप कर जाते हैं, रांची केरल से उठ के रांची आते हैं, वहाँ गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, फिर प्राइवेट नौकरी करते हैं तो झुग्गी में बच्चों को पढ़ाने चले जाते हैं, फिर आपने तय किया कि आपको सिविल सेवा निकालनी है, आप आईएएस बन जाते हैं। आईएएस भी ऐसे वैसे नहीं बनते हैं, नॉर्थ ईस्ट के टॉप 5 इन्फ्लुएंसर आईएएस में आपका शुमार होने लगता है। ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं, बड़े लोग आपको देख रहे हैं हमारे कैमरे के सामने। बड़ी एक जनसंख्या है जो सिविल की तैयारी करती है, और यही दिल्ली में, नोएडा में वो बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि कैसे सफलता पाएँ, कैसे सक्सेस पाएँ। और एक सामने बैठा आदमी है जो सक्सेस का पिटारा है, पॉलिटिक्स में भी आ रहा है तो सीधे कांग्रेस हाथों हाथ ले रही है। कैसे कर लेते हैं आप, जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे हैं, वो कैसे सिविल की तैयारी करें कि उनको सक्सेस मिले? इसके लिए आप पहले टिप्स दे दीजिए उनको। और टिप्स बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबका अपना जर्नी रहता है, मैं ऐसे मानता हूँ। क्योंकि यूपीएससी के बाद कई सारे लोग बता देते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो तो आपका हो जाएगा। हाँ, तो मैं वैसे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे उस वक्त पढ़ाई ऐसा था कि लोग बोलते हैं कि एक किताब ले लो और उसको बार बार पढ़ो, जो एक अच्छा किताब लो और अच्छे से बार बार पढ़ो। और मैं बल्कि उल्टा करता था, 4-5 किताब लेता था और मोटर उधर काम करता था, सैलरी अच्छा से आता था, तो पैसा था तो आप खरीद सकते हो, तो सबकी ओरिजिनल किताबें खरीदो और एक बार ही पढ़ता था। इसलिए नहीं, मेरा ज़्यादा नंबर नहीं आया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर सबका शैली अलग है। इसके लिए एक चीज़, मैं सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए मैं एक चीज़ सबको जाते हुए तो मैं जाता था तो एक ही चीज़ बोलता था कि ये बहुत सेल्फिश जर्नी है। बहुत सेल्फिश इसलिए मैंने तो शादी के बाद ये तैयारी शुरू किया, तो उनको तो फिर जब सीरियसली शुरू किया तो ना घर पे टाइम दे पाया, ना माँ को, परिवार को, किसी को टाइम नहीं दे पाया। मुझे ये था कि सिर्फ पढ़ाई करना है, पर सेल्फिश जर्नी टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स अ सेल्फलेस गोल। जर्नी आपकी सेल्फिश है क्योंकि आपको ये पूरा 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे पूरा का पूरा दिन जो है आपको अपनी जो
पढ़ाई के लिए उसको इस्तेमाल करना है, तब आप डिस्ट्रैक्ट होने से मतलब वहाँ से बचना ज़रूरी है। दूसरी बात जो है, ये बहुत लॉन्ग जर्नी है, तो ये इमोशनल ऊपर नीचे होना बहुत नॉर्मल है कि आपको कभी लगता है कि आपका हो जाएगा, आपको कभी लगता है कि इतनी सारी चीज़ें बाकी है, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये दीज आर कॉमन, बहुत नॉर्मली सबके अंदर ये होता है। तो मैं उसमें मैक्सिमम यही करता था कि शेड्यूल छोटा करो और फिर जितना ज़्यादा हो सकता है, बड़ी बातें नहीं कह रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज़ें कह रहा हूँ कि जितना आज की पॉसिबल है उतना पॉसिबल आपको करो। और ये भी एक दिमाग में रखता था कि जो टॉप करता है उसको भी 50% ही आता है, जो फर्स्ट रैंक भी होता है उसका ऐसे तो कोई नहीं होता जो 100% वो करके आता है। तो वो एक कॉन्फिडेंस मुझे, बल्कि इंटरव्यू देने के टाइम बहुत नर्वसनेस था, तो मैं अपने आप को ये बता रहा था कि देखो, जो इंटरव्यू देने के लिए जो बैठे हैं, लेने के लिए बैठे हैं, वो 4-5 लोग हैं और काफ़ी अचीव्ड लोग हैं ज़िंदगी में, और पिछले 15-20 दिन से रैंडम बच्चों के वही बातें सुन रहे हैं जिनको सब उनको ऑलरेडी पता है, और बार बार वही चीज़ें सुने जा रहे, तो उनके लिए कितना मुश्किल है। तो मेरे से ज़्यादा मुश्किल उनके लिए होना चाहिए कि मैं भी वही चीज़ें बताऊंगा। तो मेरा मन में था कि मैं वहाँ जाऊँ तो वो उस कॉन्वर्सेशन के बाद उनको मुझे याद रखना है कि हाँ, ये लड़का आया था, इसने कुछ ऐसे बातें कही जो मतलब जेन्युइन है और इंटरेस्टिंग है, तो बात कुछ है इसमें, कुछ है वो चीज़, रादर देन गिविंग आंसर्स कि वो क्या पूछ रहा है उसकी आंसर दे दूँ, उसकी आंसर दे दूँ, उससे ज़्यादा जो है मैं कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट करता था, कि उसको कोशिश करता था। तो उसकी बहुत ज़्यादा मतलब इंटरव्यू में बल्कि 200 नंबर से ऊपर कुछ आया था उस वक्त, तो वो एक फ़ायदा भी हुआ मैं मानता हूँ कि यूपीएससी का। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है, पर ये एक लॉन्ग जर्नी है। कभी इमोशनली डाउन हो जाए तो अपना एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है कि जिनसे आप बात कर सकते हैं। और सर्विस एंड नहीं है किसी भी चीज़ का। मतलब देखिए, मतलब मैं तो बाहर आ गया हूँ 6 साल, तो अभी तो कांग्रेस में आया, पिछला 6 साल तो ऐसे कुछ भी नहीं था, नौकरी कर रहा था, ट्रेन पकड़ के जा रहा था, वापस आ रहा था। अभी ऐसे कोई पूछते थे कि क्या करता, कुछ नहीं, नौकरी कर रहा हूँ जी। पर ऐसा मत, इसका मतलब ये नहीं कि उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उस बहुत सारे मीनिंग है। मेरे आसपास के लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो। तो whom do you want to choose, give meaning to, वही सब। I've seen people go through very bad phases, यूपीएससी नहीं निकला बोल के डिप्रेशन में जाते हुए लोगों को देखा है। तो वो, और मुझसे कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट लोगों को देखा है कि जिनका नहीं हुआ है। ये लक भी है एक बहुत बड़ा। मुझे ज्योग्राफी पसंद नहीं था, तो मैं ज्योग्राफी का प्रिपेयर नहीं किया था। और अगर 2011 की मेंस आप उठा के देखेंगे, जबकि 40 नंबर का ज्योग्राफी का सवाल आता था, उसमें या 15 नंबर का आया था। अगर मैं अभी तक मानता हूं कि अगर उस वक्त 40 नंबर का अगर आ गया होता ज्योग्राफी का, मैं नहीं होता क्लियर, मेरा क्लियर नहीं होता जीके का। तो लॉट ऑफ फैक्टर्स कम इन, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर कैपेबिलिटी इन ऑल, कि आपने यूपीएससी के लिए तैयारी किया और नहीं हुआ इसका मतलब आप नहीं सक्सेसफुल हो। वो आपकी कैपेबिलिटी के, वो एक दिन आपने जाके किस तरीके से एक्सप्रेस किया उसकी एक रिफ्लेक्शन है, उससे ज़्यादा उसको ना माने। और डोंट प्रोलॉन्ग इट, इज़ वन थिंग। 6-7-8 साल मतलब थोड़ा अपने आप को फिर उसके अंदर हो जाते हैं। रेस्ट इज एक लाइफ एक चीज़ रखता है कि लर्न, डू, शेयर। अगर आप 6 महीने में, मैं पर्सनली मैं रखता हूँ, पिछला 6 महीने में अगर देखूँ, आई शुड बी ईदर आई मस्ट हैव लर्न समथिंग, मैं कुछ सीखा होना चाहिए, या फिर मैंने कुछ किया होना चाहिए, या फिर मैंने कुछ बांटा होना चाहिए, कुछ शेयर किया होना चाहिए। तो हर 6 महीने में मैं अपने आप को देखता हूँ कि अच्छा, पिछले 6 महीने में मैंने कुछ किया या कुछ सीखा या फिर कुछ शेयर किया, कुछ आपके पास नॉलेज है, आपके कुछ शेयर किया। तो आई कीप दिस इन साइकिल। जब मेरा नहीं होता है तो मैं खुद भी डिप्रेशन के तौर पे, मतलब मुझे लगता है कुछ हो ही नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसे चाइनीज़ सीखा, मिज़ो बोलता हूँ, अभी मराठी सीख रहा हूँ। मतलब तो व्हेन यू लर्न देन यू फील दैट 6 महीने के अंदर आप कुछ सीख लिया। आप पूछेंगे कि अच्छा क्या कर रहे हो, तो आपके पास एक जवाब है, अच्छा मैं मैंड्रिन सीख रहा हूँ, या मैं कुछ कोर्स कर रहा हूँ, या फिर मैं एक कुछ बना रहा हूँ। मेरा अपना एक छोटा सा स्टार्टअप था, जो टेक स्टार्टअप था, तो वो बना रहा था। तो कुछ या फिर बना रहे हो, या फिर कुछ सीख रहे हो, या फिर कुछ बांट रहे हो। तो ये एक साइकिल में मैं हमेशा अपना लाइफ को मतलब 6 महीने में रखना चाहता हूँ, ताकि वापस उठ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, 6 महीना बर्बाद नहीं हुआ मेरा, 6 महीने में कुछ किया। बड़ी सुंदर बात है, इंटरव्यू की जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो बता सकेंगे अगर इस थ्योरी को फॉलो करें अपने लाइफ में, तो कि वो 6 महीने पहले क्या कर रहे थे। खैर, मैं आता हूँ, जब आप केरल से आते हैं, जब हम सर्च करते हैं केरल को तो आता है गूगल का कि गॉड्स ओन कंट्री। एक तस्वीर ये आती है इंटरनेट पर कि बड़ा सुंदर प्रदेश है कोई केरल, जो नहीं गया है उसके लिए, या जो गया है वो तो देखा ही होगा।
लेकिन एक राजनीतिक पॉलिटिक्स भी उसकी एक तस्वीर पेश करती है, खास करके तब जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वायनाड जाते हैं और वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तो भाजपा या राइट विंग, जिसको आप कह रहे हैं कि राइट विंग के, आप ट्रोल कहने से बच रहे हैं, लेकिन राइट विंग के पर्सन, मैं भी कहता हूं कि वो पर्सन है, वो कहते हैं कि वो नई मुस्लिम लीग बना रहे हैं वहाँ पर, वहाँ मुसलमान बहुत बढ़ गए हैं केरला में, इसलिए कांग्रेस के पार्टी का फोकस केरल हो गया है, वहाँ से उनको संजीवनी मिल रही है, लाइफ मिल रहा है। क्या है केरल? आप तो केरल से आते हैं, क्या ऐसा कुछ हो गया है क्या केरल? नहीं 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 नहीं, केरल हमेशा सभी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई साथ में ही वैसे ही था। मैं अपना तो बहुत इंटरेस्टिंग था कि हमारे एक नेबर मतलब क्रिश्चियन थे, एक नेबर मुस्लिम थे, और अगर मान लो उस महीने का फीस भरने का टाइम आ गया और माँ के पास नहीं है, तो ये नहीं सोचते थे कि इनके पास जा रहे हैं कि उनके पास जा रहे हैं, तो उतना ही वो था कि इधर से लाना है, उधर से लाना है, जब 2 दिन के बाद वापस दे देंगे, तो उतना ही उसके साथ रहते हैं। जब क्या है, कई बार ज्योग्राफी जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हाँ ये मुस्लिम एरिया है, ये क्रिश्चियन एरिया है, ये ज्योग्राफी आपको डिवाइड करता है, तो वो डिवाइडेशन जो है ना कंटिन्यूअस चलता रहता है। केरला में कहीं कुछ जगहों पे ऐसा है, मैक्सिमम जगहों पे मिक्स्ड है। और ये जो हमने क्या कर लिया है कि झंडे अगर हरा है तो हमारे मन में ही आते हैं, मेरा में भी था। मैं जब मुंबई एक बार पहली बार लैंड हुआ था, तो ऐसे बहुत सारे हरे झंडे घर के ऊपर ऐसे, मुझे लगा ये तो पूरा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हो गया ये तो सारा। मतलब एक केरलाइट के भी दिमाग में ये बात आ सकती है। हो बिल्कुल आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि वो तो हम कोई पॉलिटिकल वो नहीं है कि पॉलिटिकली अवेयर या फिर उतना एजुकेटेड, ऐसा है नहीं। तो मैं तो आया और मैं देख रहा था कि ऐसे क्यों इंडिया में पाकिस्तान के झंडे क्यों फैला रहे, क्योंकि ग्रीन था वो। हमने जितना भी ग्रीन, कन्वीनियंट भी है कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है कि इग्नोरेंस भी है, और कहीं ना कहीं सिनिस्टर भी है। ये तीनों चीज़ है, मतलब कन्वीनियंट, इग्नोरेंस एंड सिनिस्टर, तीनों चीज़ को मैं मानूंगा कि इसको कहीं पे भी इस तरीके का झंडा या फिर मतलब चांद दिखे या फिर आप तो कुछ तारे दिखे या फिर कुछ हरा वो दिखे तो बोल देने का, चाहे ये तो नया पाकिस्तान बना रहे या पाकिस्तान के झंडे लगा रहे हैं यहाँ पे। एक कन्वीनियंस की बात हो गई, मतलब क्योंकि एक रंग अपना लिया, एक रंग सरेंडर ओपोनेंट बना दे। ये एक पॉलिटिक्स का भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, सब कुछ बांटना जरूरी है, यहाँ तक कि रंग है ना, सब कुछ बांटना जरूरी है। ये दुश्मन का रंग, ये मेरा रंग, आपको भले रंग पसंद हो हरा, पर आपको ये रंग ये तो उल्टा है ना, तो यहां तक आप बांटने का वो रहता है। फिर दूसरा एक वो रहता है कि कई बार हम ये बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हिंदुओं के लिए कोई और देश नहीं है, हिंदुओं के लिए सिर्फ भारत ही है। जैसे कि उसका बहुत एक इंटरेस्टिंग वो है, जैसे कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए और कोई देश है, कौन लेने वाला है इंडियन मुस्लिम्स को, कौन इंडियन क्रिश्चियंस को और कौन लेने वाला है? ये फ्रेम ही गलत है। इंडियंस के लिए एक ही देश है, वो भारत। हिंदू के लिए एक देश है, मुसलमान के लिए नहीं, इंडियंस के लिए एक देश है, वो भारत है, वही है। वो इस तरीके से हम उसको फ्रेम करते हैं कि कुछ लोग तो जो है ना, जो हायरार्की कर, वही सिटीजनरी की बात करते हैं, हम नागरिकता की बात करते हैं, तो नागरिक बराबर होते हैं, नागरिक अलग अलग तरीके का नहीं होते, चाहे उनका रिलीजन क्या हो, कास्ट क्या हो, चाहे कुछ भी होता हो, नागरिक हर एक नागरिक एक दूसरे से बराबरी में आता है। इक्वलिटी जो है इंपॉर्टेंट होता है नागरिकता में। ये दूसरी फिर काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा है, वो मैं मानता हूं कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जो भी भाजपा को अगेंस्ट वोट करते हैं तो उनको विलीफाई करने का, उनको विलेनाइज करने का, क्योंकि ये रीज़न देना पड़ता है ना कि वहाँ भी तो हिंदू है पर वहाँ के हिंदू तो आपको वोट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आपका जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है। तो आप क्या करते हो उसको काउंटर करने के लिए? नहीं 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 नहीं, ऐसा है ही नहीं। वहाँ पे तो या फिर एकदम सेक्युलर हिंदू है जिन्होंने सरेंडर कर चुका है अपने सोल, और बाकी तो पूरा मुसलमान है जिससे जो कि वो है। तो वहाँ हम जीत नहीं सकते, इसलिए नहीं है कि उन लोगों को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसलिए है कि वो हमारे दुश्मन है, हम वहाँ जीतना ही नहीं चाहते, हम तो दुश्मन है। वेस्ट बंगाल के बारे में भी ऐसे ही कहेंगे। थैंकफुली अगर नॉर्थ ईस्ट की गवर्नमेंट्स भी अगर अगेंस्ट होते तो सारे नॉर्थ ईस्ट के गवर्नमेंट्स को भी ऐसे बोलते वो तो क्रिश्चियंस है, वो तो हम जीत नहीं सकते क्योंकि क्रिश्चियंस आर नॉट, दिस इज नॉट आवर। जब अब 80-20 की राजनीति करते हैं कि मतलब वो जो है ना कि 80-20, क्योंकि हम वो तो चाहिए नहीं, वो सारे आपके दुश्मन है। और आपकी तरक्की, आपकी खुशी, आप अपने आप को जो आपकी सेटिस्फैक्शन, आप अपने से ज़्यादा दूसरे की बर्बादी से आप जोड़ देते हो कि आप खुश हो जाओ क्योंकि मैंने उसको थप्पड़ मारा,
ये नहीं है कि आपको नौकरी मिला, आपके पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए, आपके, ये नहीं बोल रहे आपको। ये कह रहे हैं कि आपकी तो दाम बढ़ेंगे, आपकी तो नौकरी नहीं मिलेगी, आपको मुश्किलें तो बढ़ेंगी सारे, पर आप खुश हो जाओ क्योंकि हमने उसको 2 थप्पड़ और मारा है। तो ये जो उन किसी और की बर्बादी में अपनी खुशी ढूंढने की जो पॉलिटिक्स है ना, वो चल रही है। तो उसमें क्या है, कौन है जिनकी बर्बादी आप देखना चाहते हैं, वो कंटिन्यूअसली पुश करना जरूरी है। अपनी तरक्की से आपको अलग कर रहे हैं, इसीलिए विलन खोजा जा रहा है वहां पर। विलन कंटिन्यूअसली पॉलिटिक्स में विलन, तो अब तो वही एक विलन है। अच्छा, आपने एक बड़ी प्यारी बात कही अपने बातचीत में, जो कि कहा आपने कि हम प्रजा थे, कॉन्टिन्यूअस हम प्रजा थे। सन 47 में हम नागरिक बने और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये कितनी मुश्किलों से ये अधिकार हमें मिला है, नागरिक होने का अधिकार, सवाल पूछने का अधिकार। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक इस बात की गंभीरता को समझेंगे। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सवाल लेता हूं कि आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे ना, राजनीति में आने के आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे, पर आपने एक हारता हुआ नेता को चुना है, जो नेता लगातार हार रहा है, वर्षों से हार रहा है। बीजेपी उसको पप्पू कहती है, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। वो कांग्रेस को कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं दिला पा रहे हैं। कांग्रेस पंडित नेहरू की वो कांग्रेस जिसके सामने कोई विपक्ष नहीं था, इंदिरा की वो कांग्रेस जिसके सामने कोई विपक्ष खड़ा नहीं होता था। अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार राहुल गांधी हार रहे हैं। दूसरी तरफ विश्व के एक ताकतवर नेता प्रधानमंत्री मोदी, जिनको प्रोजेक्ट करती है भाजपा की वो दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक हैं, उनकी लीडरशिप थी, वो नहीं आपको अपील कर रही है। एक हारते हुए नेता की लीडरशिप आपको अपील कर रही है। ऐसा क्या राहुल गांधी में आपने देखा? हारता हुआ नेता नहीं है, जो सही मूल्यों के लिए खड़े जो नेता है वो अपील कर रहे हैं। ये नहीं अपील कर रहे कि वो हार रहे जीत रहे, क्योंकि स्ट्रगल करेंगे तो इट्स पॉलिटिक्स इज नॉट मेजर्ड इन 5 years 10 years। 5 या 10 साल में तो आप पॉलिटिक्स की पूरा, ऐसे तो 80 के बाद तो जो जनता पार्टी थे उनको तो 2000 तक तो क्यों सपोर्ट करते कोई। वो जिन लोगों को लगा कि वो वैल्यू है उसमें साथ खड़े होने चाहिए, उन लोग उनके साथ खड़े रहे, वो आगे बढ़े, है ना। तो आज वही ज़रूरत है। आज जिनको लगता है ये व्यक्ति जो है इस मूल्यों के साथ खड़े हैं, इस वैल्यूज़ के साथ खड़े हैं, अगर आपको लगता है ये वैल्यू वर्थ इन्वेस्टिंग, आपकी टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी पैसा, चाहे जो भी आपके रिसोर्स हो, वो इन्वेस्ट करने लायक है, तो उनके साथ खड़ा होना, मैं समझता हूँ सिर्फ मेरा नहीं, सबकी फ़र्ज़ है उनके साथ खड़ा होना। और जीत तो सुनिश्चित है, अगर आप खड़े होकर आप लड़ते रहेंगे तो, मुझे उसमें कोई 2 सेकंड की डाउट नहीं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, मैं उसकी पर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तो नहीं आप करते ना कहीं आपके मन में होता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार मैं अभी रिसेंटली भी यही कह रहा था कि कई बार इंसान क्या सोचता है, सही और गलत के बीच में नहीं चुनते, आसान और मुश्किल के बीच में चुनते हैं। अगर सही आसान है तो सही कर लेते हैं, मुश्किल आसान है तो मुश्किल कर लेते हैं, मतलब सॉरी गलत आसान है तो गलत कर लेते हैं। अब सिंपल देख सकते हो, अपने रास्ता मान लीजिए यहाँ पे सामने है, 200 मीटर आपको रॉन्ग साइड जाना है, ठीक है, तो आप रॉन्ग साइड जाएंगे 200 मीटर, आप पूरा यू टर्न लेके आएंगे, क्या करेंगे हम? आपको पता है गलत है, रॉन्ग साइड है, पर आप जाएंगे क्या? इधर 200 मीटर इधर रॉन्ग साइड जाएंगे। तो जनरली व्यक्ति जो है एक आसान और मुश्किल के बीच में चुनते हैं, है ना, तो सही या गलत के बीच में नहीं। तो आसान ऑप्शंस तो बहुत थे, सही ऑप्शन तो एक ही था, सही अपॉर्चुनिटी जो था ना वो एक ही था। आसान अपॉर्चुनिटीज बहुत थे, पर वो सही भी तो होना चाहिए ना। तो मेरे लिए वो बहुत क्लियर था कि सही क्या है और उसको चुनना है। सही है तो मुश्किल, आसान हो तो चेंज होता रहेगा, मुश्किल है तो ऐसे कौन सी मुश्किलें नहीं है जो हम नहीं मिलके नहीं पार कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आपसे काफ़ी सारे सवालों पर बातचीत हो गई, लेकिन जितनी बातचीत हुई उसमें आपने एक भी बार प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह का जिक्र नहीं किया। तो आपकी जो सरकार के नाम से जो आपत्ति है वो सरकार ही है, या आप मोदी या अमित शाह की नीतियों से परेशान हैं, या वो आपको सही नहीं लगती है? नहीं, देखिए सरकार तो वही चला रहे, मोदी या अमित शाह या जो भी है वही चला रहे, तो वो सरकार से आपत्ति मतलब उनसे जो आपत्ति है। और फ़र्क ये है कि मैंने जो चाणक्य नीति की बात जो कही, मैं वही कह रहा था। जिस तरीके से जो अमित शाह को हम चाणक्य कहने लग जाते हो, तो इससे अफसोस की बात है कि हम इस तरीके का जो घटिया हरकत जो करते हैं उनको हम ये चाणक्य बोलते हैं। मतलब जो राष्ट्र के लिए करते हैं, वो राष्ट्र, बहुत सारे जो कूटनीति थे, जो डिप्लोमेटिक थे कि दूसरे देशों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, वो सारे अपना ही जनता के ऊपर जो लगा रहे और अपना ही देश। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि देश के अंदर कोई दुश्मन नहीं है। एक पार्टी ये मान के चल रही है कि देश में अंतर
बहुत दुश्मन है और उस दुश्मन को सही जगह टिकाना ही हमारा पॉलिटिक्स है। देश को ही अगर आधे से मतलब उसको दुश्मन मानने लग जाए तो फिर किसको कैसे आगे लेके बढ़ सकते? फिर आप कुछ भी कर सकते हो उनके खिलाफ, दुश्मन मान लिया तो। पर अगर वही लोगों को अपना जनता मान लिया, चाहे बीजेपी का लोग हो, चाहे, मैं उस बात को बिल्कुल यकीन करता हूँ, चाहे किसी को भी आपने वोट किया हो, मेरे लिए तो मेरा ही देशवासी है आप। मैं ट्रोल बोलने से भी इसलिए हटता हूँ क्योंकि आपको लगता होगा सही है, इसलिए आप अपनी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं उसमें। मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, असहमत कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका दुश्मन बन गया या फिर आप मेरा दुश्मन बन गया। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे। आप चाहे जो ओपिनियन रखते हो मेरे लिए, तो आप अपने मेरे देशवासी, अगर मेरे से कुछ मदद, कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं वही करूँगा। बाकी रहे उनकी जो बात है मोदी, तो मैं सॉरी, मेरा हिंदी मतलब राहुल गांधी को राहुल गांधी बोलते हूँ और मोदी को मोदी बोलता हूँ। तो उनको जिस तरीके से एक डिसीजन मेकिंग है, जो जिस तरीके से वो निर्णय लेते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि वो काबिलियत है। अभी एक एग्जांपल लेके बता सकता हूँ। हम पहले नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे, है ना, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू की टाइम की बात थी कि हम नॉन अलाइनमेंट की बात करते थे कि हम ना कोल्ड वार में दोनों पक्ष के नहीं होंगे, हम अपना एक जगह पे होंगे, वहीं खड़े रहेंगे। अभी वही चीज़ को उन्होंने अभी रिसेंटली आके बोला कि हम मल्टी अलाइनमेंट की बात करेंगे। नॉन अलाइनमेंट में क्या होता था, हमें पता होता था कि हम कहाँ खड़े हैं, हम ना इनके साथ है ना इनके साथ है, हम यहाँ खड़े हैं। अभी हम बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट में, हमें खुद ही नहीं पता हम कहाँ खड़े हैं। हम यूएस के साथ है, या उसने मतलब 2 थप्पड़ मार दिए तो अब चाइना के साथ है, या रशिया के साथ है, हम किसके साथ खड़े हैं? आज बोल दिया कि हम रशिया से पेट्रोल लेना, मतलब ऑयल लेना बंद कर दिया। कल तो हम बोल रहे थे नहीं, ये तो हमारी सॉवरेन, इसकी बहुत स्ट्रैटेजी की बात है, हम तो लेते ही रहेंगे। तो हम किसके साथ है? मल्टी अलाइनमेंट का मतलब कि हम कहीं के नहीं रहा, या सब जगह, मतलब किसी को आइडिया ही नहीं है कि हम कहाँ पे। तो वी हैव बिकम ए नेशन विथ नो स्टेटेड पोजीशन। हमारी कोई, वी कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस इन अ लॉन्ग टर्म। हमारी क्या विजन है वो तो क्लैरिटी होनी चाहिए। एक दूसरी बात, एक कई बार एक तरीके का एक डिसीजन मेकिंग उन्होंने किया है, बहुत सिंपल सी बात है। वो क्लाउड और रडार की बात आप सुने होंगे। उन्होंने जब बोला है कि क्या मतलब अभी फ़ायदा ले सकता है, बारिश मतलब क्लाउड है ना, तो बादल है, तो हम अभी अटैक कर सकते हैं। तो ये इश्यू ये नहीं है कि उनको नहीं आता है रडार के बारे में, या रडार कैसे काम करता है, बादल से उसे इम्पैक्ट नहीं होता, वो ठीक है। प्रधानमंत्री साइंस में मेजर हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि नहीं आता। पर बात यह है कि उन्होंने ये बात 6 महीने के बाद कहा, ये निर्णय, या 5-6 महीने के बाद कहा, निर्णय लेने के बाद, ये बालाकोट की जो वो है उसके बाद। तो जब उन्होंने ये बात कह रहे थे तो उस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे, एनएसए होंगे, वहाँ पे जो आर्मी सर्विस चीफ्स होंगे, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनसे सीडीएस, सारे लोग होंगे। उनमें से किसी ने उनको नहीं बताया ये बात कि आप गलत कर रहे हैं, बादल से रडार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाला। तो कन्नन जी, मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीली बातचीत हुई आपसे। अगली बार एक नए मेहमान के साथ हम आपको मंच पर मिलेंगे। देखते रहिए न्यूज़ तक।